अस्सलाम वालेकुम जबरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अदनान, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है आज, लेकिन अ, हमारी मुलाकात जो है वो इतने मुश्किल होती है अलाइन करनी एक दूसरे की एक्टिविटीज के, कि मेरा ख्याल है इसको आज कंडक्ट कर ही लेते हैं। हाँ, तो अ, मेरा ख्याल है कि हम अपनी दरीचा सीरीज को आगे चलाने के लिए ये सेशन कर रहे हैं। तो जी। अब हम रेगुलर सेशंस पे आ जाते हैं। हमने एक लंबा डिटूर मारा था अलामात क़यामत के ऊपर, या जिनसे अल्लाह का शुक्र है हम किसी तरीके से मुकम्मल करके बाहर निकल आए हैं। तो अब मेरे जी। ख्याल से जो रोज़मर्रा हालात के ऊपर हम कोई अहम उन्वानात समझते हैं, उन पे बातचीत का आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में या हफ्तों में जो अहम एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनको ज़ेर बहस लाते हैं। मेरे ज़हन में एक दो उन्वानात हैं, आपके भी ज़हन में कोई उन्वानात हुए तो उनके ऊपर भी हम अपनी राय का इज़हार कर देंगे। और कोशिश है कि हम दोनों के पास जिस नौयत का इल्म है, जो दीनी भी है, दुनियावी भी है, उसके मुताबिक अगर आप उस लेंस से अगर चीज़ों को देखते हैं, तो कई मामलात में हम ऐसे नताइज तक पहुँचते हैं जिन तक आम लोग नहीं पहुँच रहे होते। तो यही काम है कि हम अपने उन व्यूज़ को लोगों के सामने रखें, एक डिस्कशन जनरेट करें, और उस पे लोग हमें भी बताएं कि नहीं, ये पर्सपेक्टिव दुरुस्त नहीं है, क्यों दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो उस पर्सपेक्टिव को आगे लेके चलें, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। तो जी, आपने कुछ कहना है अभी? नहीं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम चूंकि वैसे भी इसको हम इसी मोड में करना चाहते हैं, तो आपके ज़हन में जो हैं इश्यूज बर्निंग, उनको लेके आएं, और जो मेरे साथ पास जो चीज़ों की फिर आई विल ब्रिंग इट टू द फ्रंट एज़ वेल। ठीक है, मेरा ख्याल है जो एक अहम चीज़ हमारे इस पिछले कुछ दिनों में या दो हफ्ते में हुई है, वो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं नेतन्याहू के लिए भी और योआफ गैलेंट के लिए भी, जो पहली डिफेंस चीफ थे। अभी तो खैर सैक कर दिया था उनको नेतन्याहू ने, इस या फैसले से काफी पहले ही। लेकिन उन दोनों के लिए अरेस्ट वारंट्स आए थे, मेरा ख्याल है उसको डिस्कस करना जरूर। अगरचे मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे भी और वैसे भी अच्छे कुछ व्यूज इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं। बाज तो हमारे यहाँ जिस तरह वो चैनल हैं, देखो सुनो जानो है, और बाकी इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े तफसीली वीडियोस उसके ऊपर बना दिए हैं। तो या ये तो नहीं है कि हम कोई उसके ऊपर कोई नई बातचीत करेंगे, हम से लोग आगाह हैं उससे, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाए, उन पर कोशिश करते हैं कुछ रोशनी डालें। तो पहले तो ये बताएं, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? अच्छा, दिस इज बीन इन मेकिंग फॉर सम टाइम। हमें पता है इसमें बकायदा नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका का रोल, कि उसने किस तरह इसको वो किया, फिर जजेस के किरदार के हवाले से, जिस तरह यूजुअल होता है कि हर किस्म की हर कैंप अपने हिसाब से कोई ना कोई निकाल लाता है चीज। प्लस ये है कि ये बीच में जब ये डिले आया कुछ 4-5 महीने का, तो ऐसे लगा कि दिस हैज बीन स्कटल्ड, मतलब ये अभी जैसे बिल्कुल इस पे उस तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और पर्सन लाइक मेरे जैसे बंदे ने शायद इसको फॉलो करना भी छोड़ दिया था अपडेट्स को। तो टू मी इट केम एज अ सरप्राइज कि इट हैज एक्चुअली हैपेंड। जो मॉरल कॉन्शियस है हमारा ग्लोबल, वो इसको कैसे देखा, मैं जितना कुछ पढ़ा या देखा उसके हवाले से, मुझे ये फील होता है कि आपको, चूंकि वो जो हम बात कर रहे हैं कि इस सारे इंसिडेंट की वजह जो है, वो जो 7 अक्टूबर का वाकया और उसके बाद और फिर एक हिस्ट्री है, उसके तनाजुर में इसको देखना चाहिए। एक और एंगल है, और करंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, हाउ क्योंकि पावर कैसे कोई किसी को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है किसी चीज को, वो एक अलग एंगल है। लेकिन आई थिंक मेरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एटलीस्ट मॉरली एक बड़ा सेटबैक है। बिकॉज आप कुछ भी कह लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये फाइंडिंग देना कि आप किसी इस तरह के एक्ट में कम्प्लिसिट हैं और इंडाइट कर देता आपको इस तरह से, ये इट स्टिल होल्ड्स अ वैल्यू अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन ना भी हो। ये वैसे ही है कि एफआईआर आपके खिलाफ कट गई है, आपके पास ताकत थी, अभी आप कुछ ना हो सके, लेकिन बाद में किसी टाइम पे इस पे कुछ ना कुछ जरूर वर्डिक्ट आएगा, चाहे आपके मरने के बाद आए। आपको ओके, तो मातूम। सेटबैक आप बेसिकली इसराइल के लिए सेटबैक कह रहे हैं? हाँ, इसराइल और मतलब जो वेस्ट का वो फैक्शन जो कि इजरायली वॉर को क्वार्टर बैक कर रहा है, और इसराइल के इन तमाम एक्शंस को किसी भी तरह से मतलब वो
किसी भी लेवल पे उसको उस पे क्रिटिक करने के लिए तैयार नहीं है। और जो उसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ है, और जिस तरह एक किस्म की, जैसे कहते हैं, एथनिक क्लींजिंग हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, ठीक है ना? उसको मानने के लिए तैयार, उस वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ठीक है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थी, ऑन ग्राउंड वो तो मैसेकर रहा है ना, कत्लो-गारत है, बिल्कुल कुरेज़ी की हद है। और फिर उसके साथ जो इज़राइली वो अवाम जो कि इसको साथ इसमें साथ है इज़राइली गवर्नमेंट के, उनके बयानात, उनके रैबाइज़, उनके सोल्जर्स, उस सब के सबको मिला के भी अगर कोई इसको ये नहीं कहता कि यार ये ज़्यादा हो गया भई, ये तो मतलब आप उसकी किसी किसी तौर पे तो इसकी मज़म्मत करनी चाहिए ना किसी हवाले से। तो उनके लिए भी शायद इसको फ़ील करना, और उनके हाँ, अपने भी उन उन सारे ममालिक जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट में ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहाँ पे जो उनके यहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं, उन लोगों को भी नया एक मिल जाएगा एरिया कि भई देखिए, आईसीजे ने इसको ठहराया है, कसूरवार ठहराया है इसराइल को। इसके आईसीसी ने, आईसीसी ने। आईसीसी ने, हम्म, आईसीजे कह रहा हूँ, ठीक। सॉरी मैं। या हाँ, आईसीजे और आईसीसी में असल में कहना बड़ा अहम। आईसीजे जो है वो तो नेशंस के आपस में डिस्प्यूट्स को सिविल सिविल लाइबिलिटी के साथ सिर्फ देखता है, यानी कि वो एक सिविल ट्रिब्यूनल है। हाँ, ये क्रिमिनल क्रिमिनल वो है। ट्रिब्यूनल आईसीसी है, और ये जो है ये एक्चुअली इंडिविजुअल्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस को अप्लाई करता है। तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे उसका खास इख्तिलाफ नहीं है, ऐसा ही है। कुछ तफसीलात में बताना चाहूँगा लोगों को, ताकि अ, हम रियलिज्म की दुनिया में आ जाएं। हुँ, एक्चुअली इसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, इसके क्या असरात होंगे, और ये मतलब क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, और अगर हो तो किस सूरत में होगा। पहले तो जनाब यही हम क्लैरिटी दे देते हैं कि आईसीसी ने ये जो अभी वर्डिक्ट दिया है अरेस्ट का, इसके इसका अहम पहलू तो ये है कि 3 बंदों के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स आए हैं। 2 इसराइली हैं, एक पैलेस्टीनियन है, यानी कि हमास के लीडर थे। जी, उनका नाम अल मिस्री बताया जाता है, जो कोड नेम होता है या एज नोन एज होता है, लेकिन हुँ, असल नाम उनका मोहम्मद दईफ है, जो मेंशन है उस कोर्ट ऑर्डर में। हुँ, तो ये ज़हन में रहना चाहिए कि 2 इसराइलियों के साथ एक हमास के ऑपरेटिव का नाम भी है। अगरचे उन ऑपरेटिव के बारे में पावर्स का दावा यही है इसराइल का और बाकी लोगों का, कि वो किसी अटैक में मारे जा चुके हुए हैं, हुँ, लेकिन हमास ने अभी तक उनकी मौतुकन नहीं किया। और जनरली जो परसेप्शन है हमास के बारे में वो यही है कि चूंकि आमतौर पे ये जिहाद के एंगल से चीज़ें डिस्कस होती हैं, जब भी होती हैं, तो जो लोग इस तरह की मूवमेंट्स बर्पा करते हैं, वो आमतौर पे किसी की शहादत को छुपाने को जुर्म समझते हैं। तो इसलिए हुँ, मानना यही पड़ता है कि शायद वो अभी तक जिंदा हो। तो हुँ, ये एक अहम जो लोगों की नज़र में रहनी चाहिए कि एक्चुअली 2 बंदों के लिए नहीं, 3 बंदों के लिए वारंट आए हैं। हुँ, नंबर 2 बात जो मेरे नज़दीक अहम है, वो ये है कि एक्चुअल में 3 पैलेस्टीनियंस के खिलाफ वारंट आने थे। एक हुँ, वो जो है फिलहाल इस्माइल हानिया थे, जी, इस्माइल हानिया थे, और एक सिनवार थे। जी, दोनों को चूंकि मेरे ख्याल से डेथ कंफर्म हो चुकी हुई है, तो हुँ, गालिबन यही रीजन बना होगा कि उनके खिलाफ शायद अरेस्ट वारंट इसलिए नहीं आए, या ये भी मुमकिन है, मैंने डिटेल से तो प्रोसीडिंग्स हर बंदे की अगेंस्ट नहीं पड़ी, क्या पता उन हुँ, दोनों के खिलाफ इतने ज्यादा चार्जेस गाड़े ना हुए हों, इतने ज्यादा पोटेंट ना हो कि वो प्रूव हो सके हों। बहरहाल हुँ, उन दो के खिलाफ नहीं आया, और वजह अगलब ये लगती है कि क्योंकि वो मारे जा चुके हैं जंग के अंदर, इसलिए उनके खिलाफ शायद वारंट इशू करना मुनासिब नहीं समझा गया। जी, ये एक अहम बात थी जो मैंने कल लोगों की नजर में रहे, कि 2 इसराइलीज एंड 3 पैलेस्टीनियंस, हाँ, उनमें से एक के खिलाफ है। अच्छा, दूसरा ये कि जो है वो 2 किस्म के यानी कि उनके पास टूल्स हैं लोगों को अपने पास किसी प्रोसीडिंग को बुलाने के लिए। एक वो हुँ, समन्स भेजते हैं, आम जैसे हमारे यहाँ समन्स आते हैं, उस तरह वो भी समन भेजते हैं कि भाई आप फलां तारीख को आ जाएं, आपके खिलाफ हमने, क्योंकि ये पता होना चाहिए लोगों को कि ये वारंट्स जो हैं ये सस्पेक्ट डिक्लेयर करने के वारंट्स हैं, यानी कि हुँ, रीजनेबल ग्राउंड्स पे इतने एविडेंस है कि उनके खिलाफ ट्रायल किया जाए। इसको प्री हाँ, ट्रायल चेंबर कहते हैं आईसीसी में, जहाँ पे हुँ, 3 जज होते हैं, उनको भी बात करते हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पे यानी कि समन्स भेजते हैं वो उन लोगों के लिए कि जिनको सिर्फ प्रोसीडिंग बुलाना और उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह करनी हो या ट्रायल करना हो। लेकिन अगर हुँ, वो ये देखें कि एक बंदा जो है उसको वैसे ही उसका फ्यूजिटिव बन जाना बड़ा प्लॉजिबल है, वो नहीं आएगा। और हुँ, नंबर 2,
वो कोई ऐसे एक्शंस कमिट कर रहा हो कि जिनको इमीडिएटली रोकना भी मकसूद हो, कि अगर उसको ना बजोर बुलाया गया तो वो फिर ये एक्शंस जारी रखेगा, जिससे मजीद वो कमिट होंगे जिनके अगेंस्ट उसके ऊपर ट्रायल के लिए उसको बुलाया जा रहा है। तो इसलिए आप ये देखें कि उन्होंने समन्स इशू नहीं किए, उन्होंने वारंट इशू किया है, जो कि उनकी तरफ से एक बहुत ही आपके के लीगल मेरिट के ऊपर उन्होंने काम किया है, क्योंकि ये नोन है कि दोनों भी जंग लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियां जो हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि दोनों पार्टीज हैं वो फौरन से अपने बंदे जो हैं कि अपडेट रखें और वो उस पर हाजिर हो जाएं। किसी ने हाजिर नहीं होना और ये क्राइम्स Yeah. आगे चलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि इनको अरेस्ट के वारंट्स इशू करें। Yeah. ये अहम बात है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी कि लोग बहुत सारा करीम खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो चूंकि ऑफ कोर्स एक मुस्लिम फेथ की एक किस्म है और है, इसलिए शायद ये सारी चीज़ इस तरह हुई है। और आपको पता ही है डगलस मरे ने तो पूरा जी आर्टिकल भी लिख दिया है। मेरे जी ख्याल से स्पेक्टिकल उसका है या क्या उसका मैगजीन का नाम है जो आता है उधर, समथिंग ऑफ द सेम सॉर्ट ना, मुझे उसका नाम याद आ जाएगा मुझे। बरहाल बड़ा मशहूर अब तो एक नियोकॉन और ऑल्ट राइट का एक्टिविस्ट बन चुका है वेस्ट में, ब्रिटेन में। तो उसने तो पूरा फौरन ही आर्टिकल दाग दिया कि जी ये तो करीम खान के ऊपर तो हरासमेंट के एक केस चल रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन है। जी हालांकि जी केस नहीं चल रहा है, एक्यूजेशन है, पता नहीं बैक एंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन करीम खान ने कुछ भी नहीं किया। करीम खान ने खाली सीसी को रेकमेंड किया था कि आप इसके ऊपर वो देखें। वो तो 3 जजेस का ट्रिब्यूनल है जिसने फैसला दिया है, उसमें करीम खान की कोई से नहीं है। ही हैज एब्सोल्युटली से इन ऑल ऑफ दैट। इतना वो एक फनी सिनेरियो है कि जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल जिसके ऊपर एतराज इस एंगल से कर रहे हैं कि करीम खान का फेथ अंदर स्क्रूटनी आए, तो उनको बिल्कुल अपनी जहालत को लोगों के सामने ला रहे हैं कि उनको ये पता नहीं है कि करीम खान का कोई रोल इसके फैसला देने में नहीं है। वो 3 राइट जजेस का पैनल था, जिसमें एक जज जो है वो फ्रांस के हैं, एक जज जो है वो बेनिन के हैं। ये एक नेशन है बिल्कुल नाइजीरिया के साथ ही अफ्रीका में। वो जो है स्लोवेनिया की हैं। तो ये 3 जजेस हैं जिन्होंने मिलकर फैसला दिया है। और मुस्लिम फेथ इसमें कोई इशू किसी किसी तरीके से नहीं बना। ये बिल्कुल समझना चाहिए। अच्छा एक हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि द रीजन मैंने जो पैलेस्टीनियन साहब जिनको उसमें जिक्र किया उसका जिक्र इसलिए भी नहीं किया कि वंस आई वाज रीडिंग अपॉन थिंग, तो मैं पढ़ रहा था तो आई कुड सी कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं थी। ठीक है यार, उसने मतलब हमास की जो इसमें इस चीज को इंसाइट करने में जो रोल है, ठीक है, उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना। आप उसके रीजंस रैशनल ढूंढ सकते हैं, मतलब बहुत सारे, लेकिन प्रीकर्सर तो वही बने हैं इसके। तो फ्रेंकली आई हैव सीन कि नोबडी वाज वरीड कि उसको भी इसमें इसमें उससे तहकीकात होंगी, उसको ट्रायल पे लाया जाएगा। आई डोंट सी एनीबॉडी वरीड एट ऑल। मतलब जितने भी लोग पैलेस्टीन कॉज को, चाहे वो हम मुसलमान फेथ वाले हैं या दूसरे भी करते हैं, उनमें से किसी ने इसमें जरा बराबर भी वो नहीं किया। और बड़ा बैलेंस्ड बात थी ये जो फैसला, ये जो इस फाइंडिंग्स है उनकी फिलहाल प्री ट्रायल, वो बड़ी मतलब मुनासिब लग रही थी। कि भाई ठीक है, भाई एक एक्ट हुआ एग्रेशन का, ठीक है, चाहे उसकी जो भी हिस्ट्री, और उसके बाद फिर जो उसका रिजल्ट आया वो बहुत डेवास्टेटिंग है, उसको रोकना चाहिए किसी तरह। और उसमें तो मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब बात थी कि, और इसीलिए आप ये देखेंगे उसके हवाले से बात भी ज्यादा नहीं हो रही, मतलब बहुत ज्यादा कि भाई किसी और को इंडाइट किया नहीं किया, बुलाया नहीं बुलाया, उस पे कम लोग बात करेंगे जो कि स्पेशली प्रो पैलेस्टाइन ख्यालात रखते हैं। हाँ, लेकिन यही तो वो चीज़ है जिसको बेसिकली पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि देखें किसी भी नेशन का इंसाफ के ऊपर कायम होने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे नेशन के अंदर ये चीज़ें माजी करीब से और खासकर से यानी कि हमारी इंसेप्शन से ही आप देख लें, एक बड़ा ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस है जो हमारे यहाँ परवरिश पा रहा है, परवान चढ़ रहा है। हम्म, के बायस हमारी पूरी जो वर्ल्ड व्यू है वो बड़ा परवर्टेड किस्म का हो गया है। इसलिए मैं ऐसे मौके पे बड़ा जरूरी समझता हूँ कि दोनों अतराफ के लिए जो ऑल्ट राइट और नियो वाला एंगल है, वो भी करीम खान के ऊपर एतराज लगा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उसी करीम खान ने 3 मुसलमानों को भी उसमें इंडाइट किया है। अगर या करीम खान ने किया, मतलब करीम खान ने तो कुछ भी नहीं किया उसमें, बिल्कुल। लेकिन अगर किया है तो 3 मुसलमानों को भी किया है। तो आप अपने जो कोई भी आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाना है, इसके ऊपर भी बराए मेहरबानी जो आपकी बात के खिलाफ जा रहा है कुछ अर्ज फरमा दें या मुसलमानों के लिए भी, कि जब हम बगलें बजाते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो ये जहन में रहनी चाहिए ऐसी बातें, कि अगर आप जोर दे रहे हैं इंटरनेशनल पावर्स के ऊपर कि उनको हवाले किया जाए और आईसीसी के, और देखें ना तमाम मुस्लिम ममालिक की डिमांड होगी ना, और या इसके ऊपर इजहारात भी आ चुके हैं लोगों की तरफ से सामने, जी तो फिर ये डिमांड हमास से भी की जाएगी।
सबकी तरफ से कि सब पार्टियां जो हैं वो अपने आप को खुद पेश कर दें कोर्ट के सामने। लेकिन ऐसी कॉल्स करते हुए वही देखें ना आपके, अभी तक ये चीज लोगों के जहन में ही नहीं डाली जा रही कि एक्चुअल स्टेटस जो है फैसले का वो ये है। तो ये बातें मेरे नजदीक जरूरी हैं। सही है। फरमाएं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखें, मेरा ख्याल में ये फैसला जो है ये तमाम मुसलमान ममालिक और उनके रूलर्स के लिए भी बड़ा ही एक खुश आइंद वे आउट है फ्रॉम दिस। जिस तरह वो लोग खाली स्टेटमेंट्स और उसमें बैठे हुए थे कि चलो यार देयर इज अ वे ऑफ एक्चुअली परसुइंग इट इन अ वेरी ये प्रोसीडिंग अभी ट्रायल पता नहीं कब होगा, कब स्टार्ट होगा, बट आपके पास एक तरीका है टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो उसको उस तरह मेरा नहीं ख्याल कि या फिर चीयर लीडर्स हैं दोनों साइड पे, ठीक है, जो कि बस चीयर लीड करते रहते हैं और उसके मतलब वो इसके अलावा वो बगले बजाने वाली बात बिल्कुल एक्चुअली शायद सही चीयर लीडिंग का तर्जुमा भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो बस इसी काम के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके से अब आ जाते हैं जनाब कुछ टाइम, अगर कोई और फैक्ट मेरे जहन में आया तो मैं बीच में बोलूंगा, लेकिन फिलहाल तो उसके इफेक्ट्स पे आ जाते हैं कि इससे होगा क्या है एक्चुअली। तो आईसीसी की हिस्ट्री थोड़ी सी आपकी नज़र में होनी चाहिए कि आईसीसी जो है वो 2002 में बना है, और ठीक है उसके लिए प्रिपरेशन कुछ साल पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन इसके जो सिग्नेटरीज हैं उसमें बहुत से ममालिक शामिल नहीं हैं। इंडिया शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है, रशिया शामिल नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल नहीं है, और इसराइल भी शामिल नहीं है। तो ये एक इशू डे वन से इसके अंदर बना हुआ है कि दुनिया की अहम ताकतें इसके सिग्नेटरीज में शामिल नहीं है। तो ये उन पावर्स ने जिनमें सर फहरिस्त अमेरिका है, ऑफ कोर्स जो सुपर पावर है इस दुनिया की, उनकी तरफ से ये बात इसकी इंसेप्शन से ही बड़ी अहम करार पाई कि आप हमारे ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन लागू नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ये बात बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा, शुरू में जब उन्होंने ये कहा तो उस पर उनके इंटेलेक्चुअल दलाइल भी थे। उन्होंने कहा कि जी हमने आपकी तमाम शिकों का मुआयना किया है और हमें ये लैकिंग नजर आई है डिलीवरी ऑफ जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बड़ी मिसाल कि जूरी ट्रायल नहीं करते आप, जो कि हमारे नज़दीक बहुत अहम है। जूरी ट्रायल जो है वो इंसाफ की रिक्वायरमेंट्स में से है। और उन्होंने एक दो इस तरह के लीगल पॉइंट्स निकाले कि ये चूंकि आप लोग नहीं करते, इसलिए हमारे ख्याल से डिलीवरी ऑफ जस्टिस के अंदर आप कोई आइडियल इदारा नहीं है, इसलिए हम आपको आपके ऊपर नहीं आ सकते। ये तो एक एकेडमिक इख्तलाफ था। लेकिन उनके जो मशहूर पॉलिटिशियंस रहे, जो प्रेसिडेंट्स थे उन टाइम्स के ऊपर, क्लिंटन ने इनिशियली साइन किया लेकिन फिर साइन वापस ले लिया। यानी साइन वो करते हैं आप एक ऐसा, हम इसको अपनी स्टेट की कांग्रेस से अप्रूव कराने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। फिर वो नहीं किया, क्लिंटन ने उसको पेश ही नहीं किया आगे, और वो साइन ड्रॉ कर लिया गया जॉर्ज बुश की जानिब से जैसे वो पावर में आया। तो ये तो इंटेलेक्चुअल एतराज़ात के अलावा उनके पॉलिटिशियंस की जानिब से फिर ये एतराज़ात सामने आने शुरू हो गए कि भाई अमेरिका तो पूरी दुनिया के कितने ही ममालिक में अपने फौजी मशकों के जरिए से, फौजी ऑपरेशंस के जरिए से काम कर रहा होता है। तो हम तो पूरे तरीके से वल्नरेबल हो जाएंगे फिर के हमारे फौजियों को हमारे कोर्ट से ट्राई करने के बजाय आप जब भेज देंगे एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, तो बाकी दुनिया के ममालिक में से किसी इक्का दुक्का आदमियों पे आपने आईसीसी को लागू कर भी दिया, हमारे लोगों के खिलाफ तो रोज रोज केसेस चल रहे होंगे, क्योंकि उसी जमाने में आपको पता ही है अफगानिस्तान वॉर शुरू हो चुकी भी थी, करीब करीब इराक वॉर हो गई उसके बाद। तो ये तो उनको यानी कि उनके लिए ओपन एंड शट मामला था कि भाई हमने अगर अपनी जुरिस्डिक्शन उनके हवाले कर दी तो ये तो फिर मामला रोज के हिसाब से चलेंगे हमारे लिए। इसलिए उन्होंने बड़ा वेहिमेंटली इसका 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 किया, और इसराइल उनका बगल बच्चा है। उन्होंने जहां अपने बारे में बात की, उन्होंने इसराइल के बारे में भी बात की कि भाई हम पर और इसराइल पर अभी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। जैसे ही फिर आप देखिए वक्त के साथ साथ आईसीसी ने बाद ऐसे इकदाम किए जिसमें 2010 के अंदर और फिर बाद में 2022 के अंदर, सॉरी 20 के अंदर, 19 और 20 के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे केसेस उनके सामने आए जिसमें इसराइली और अमेरिकन बाज फौजियों के खिलाफ कोई केसेस बनाने की बात हुई। तो साथ ही 2019 में तो उन्होंने सैंक्शन भी लगा दिया, आपको पता है ना आईसीसी के ऊपर। जो उनका चीफ प्रोसिक्यूटर था या पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके और जितने लोग उनके प्रोसिक्यूटर जजेस थे, उनके और उनकी फैमिलीज के खिलाफ उन्होंने कहा हम इनके वीजाज रिवोक कर रहे हैं अमेरिका में ट्रेवल के लिए, और इनके ऊपर केस टू केस बेसिस पे हम फाइनेंशियल भी लगाएंगे, फाइनेंशियल सैंक्शन भी लगाएंगे। खबरदार जो हमारे किसी फौजी के खिलाफ आपने कोई भी केस करने की जो है ना जुर्रत भी की
हाँ, तो ये सूरत हाल है इस वक्त दुनिया की, कि जो दुनिया की बड़ी तरीन पावर है, जिसकी तरफ सब देखते हैं, इवन यूरोप भी देखता है। अब देखिए नेटो पूरे का पूरा अमेरिका के बलबूते पे चल रहा है। ट्रम्प right. तो अभी इलेक्ट्रो उसूल के ऊपर आया कि भाई हम इतना बड़ा लाइन शेयर क्यों पे कर रहे हैं नेटो के को बरकरार रखने का, उसमें ज्यादा तो यूरोपीय ममालिक हैं, वो अपना ड्यू शेयर दें वगैरह वगैरह। तो सारी हाँ, जानती है कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ी बैक एंड फोर्थ हो चुकी है इस चीज के ऊपर आईसीसी और अमेरिका के दरमियान में। लेकिन अब अमेरिका के दरमियान जो स्टैंड है वो बड़ा क्रिस्टलाइज हो चुका है। वो कहते हैं कि इस ना सिर्फ ये कि हमारे एकेडमिक इख्तलाफात हैं, बल्कि ये बड़ा क्लियर है यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ चार्टर्स के अंदर, कि जब तक कोई नेशन सिग्नेटरी नहीं होता किसी ट्रीटी का, उसके ऊपर आप अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं लागू कर सकते। और यही उनका जब केस प्रेजेंट किया साउथ अफ्रीका ने और बाकियों ने, तो वो पहले डे वन से उनका यही स्टांस है कि भाई हमारे ख्याल से उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो कम वर्ड में हमने कोई फैसला नहीं मानना कि हम सिग्नेटरीज ही नहीं है। उन्होंने बड़े मजे की बात की है वैसे अपने फैसले में ना, आईसीसी ने। उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हमारे सामने ये क्लेम किया गया है कि इसराइल चूंकि पार्टी नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। तो एक आर्गुमेंट उन्होंने, मुख्तलिफ आर्गुमेंट दिए हैं उसको रद्द करने के लिए उनके आर्गुमेंट को, लेकिन एक मजे का आर्गुमेंट ये था कि भाई फिलिस्तीन तो है ना सिग्नेटरी, पैलेस्टाइन तो ऑलरेडी सिग्नेटरी है उसका। तो आप एक इलाके पे हमला कर रहे हैं जो सिग्नेटरी है, तो उस इलाके के पॉइंट ऑफ व्यू से जुरिस्डिक्शन बन जाती है हमारी। आप बेशक सिग्नेटरी हो या ना हो, आपने चूंकि पैलेस्टाइन पे अटैक कर दिया जो हमारा सिग्नेटरी है, इसलिए हमारी जुरिस्डिक्शन आ गई है। तो ये बड़े मजे का लीगल लकूना है, इसने इस्तेमाल किया। और ये जो लेकिन सॉरी, ये जब जब ये इन्होंने जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने वो जो हेग इन्वेजन क्लॉज ऐड किया था ना इसी के खिलाफ, इसको हेग इन्वेजन क्लॉज कहते हैं ना, प्रोटेक्शन ऑफ हाँ यूएस जी, हाँ, सर्विस। वो यूएस उस के वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन में है जी। हाँ जी, तो बात ये है कि ये उस वक्त भी यूरोपियन यूनियन में भी थोड़ी सी दे हैड अ बिट ऑफ वो, कुछ लोगों ने उस वक्त रिएक्ट भी किया था इस पे कि भाई दिस इज लाइक, तो आप, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त वही अपनी वही वो यूज की फोर्स दैट, चूंकि इसको भी वो चला रहे हैं, नेटो को भी वही चला रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो लोग चुप हो गए। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये बड़ा, मतलब ये तो उसको लाइसेंस दे रहे हैं ना वो, दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, और वो करने भी ऐसा काम जा रहे थे, इमेजिन, मतलब, एंड यू नो दे लेट इट। लेकिन बात ये है कि ये जो मैं इस पे पूछना चाहता हूँ सवाल कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, जो स्टेज तक पहुंचे हैं, कि इसमें क्या, कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ कि ये एक्चुअली, ठीक है, एविडेंस तो टीवी पे भी नजर आता है सबको, लेकिन कानूनी तौर पे वो कैसे यहाँ पे पहुंचे, और उनको, उनके माहिरीन को किस चीज ने मजबूर किया, फोर्स किसने किया कि वो इस इशू को टेक अप करे इतना स्ट्रांगली। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी मेरा में जरूरी है, ताकि पता चले, क्योंकि जनरली दिस इज, ठीक है, इसके इस पे कुछ वो इम्प्लीमेंट ना करवा सके, बट इट्स टू गुड टू बी ट्रू दैट इन द गिवन डे एंड वर्ल्ड समथिंग लाइक दिस हैपेंस, राइट? ये ह्यूमन राइट हाँ, वॉच लेकिन की, मेरा तो ख्याल है वो वो हिस्ट्री तो थोड़ी लंबी है और बड़ी क्लियर है लोगों को, क्योंकि टीवी पे लोग लाइव टेलीकास्ट में, बाज जगहों पर टीवी पे तो चले नहीं, लेकिन यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे लाइव टेलीकास्ट केस की प्रोसीडिंग्स। साउथ अफ्रीका था, बाकी बहुत से अफ्रीकी ममालिक थे, स्पेन था, और कुछ साउथ अमेरिका के ममालिक थे, जिन्होंने मिलके ये केस दायर किया इंटरनेशनल कोर्ट में, और कहा कि भाई इसका मुआयना किया जाए। आई एम सॉरी, मेरी साइड पर लाइट चली गई है। अगर ब्रेकेज हो जाती है तो हम इसको, बल्कि मैं इंतजार कर लेता हूँ लाइट आने का, फिर बात करते हैं। ओके, अब इतना हिस्सा बीच में से काट देंगे। ओके। मेरा सवाल का मकसद ये था ना कि हमारी जो बहुत सारे सुनने वाले हैं, वो इतनी डिटेल में फॉलो नहीं करते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम्म, आपने ये भी देखा ना इसमें, कोई ये जो कह लें, जो पार्शली, ये वेस्ट का इसमें इन्फ्लुएंस बहुत कम है, ठीक है, स्पेन के अलावा अफ्रीकन नेशन, हाउ दे हैव कम टुगेदर एंड इतने सीरियस होकर इस इशू को कैसे उन्होंने टेकअप किया। ये ठीक है, इसका स्केल ज्यादा है इस बार, उसका जो हो रहा है, लेकिन इशू बहुत अर्ली टेकअप हो गया था। आज टेकअप हो रहा यार होता तो सब, दोनों बातें कर लेते हैं। आप ये देखिए ना कि अफ्रीकी नेशंस बेचारे वो हैं जिन्होंने ब्रंट देखा है हेजिमनी फादर का, का, वेस्ट हाँ, या, कॉलोनियलिज्म का। तो वो कहते हैं ना, मज्जा मज्जा दिया पैणा दिया ने। तो जो लोग एक तरह के हालात से गुजरे होते हैं वही बेहतरीन सोच सकते हैं ना इस चीज को, कि किस कदर जुल्म हुआ है लोगों के साथ। हम्म, जिब्रान आ रही हो राउंड? यस हाँ मैं, ठीक है।
हाँ जी। मैं कह रहा था कि चूंकि ये नेशंस उन तमाम कॉलोनियल मजालिम से गुजरे हैं कि जो जिसकी एक जो है लास्ट रेमनेंट के तौर पे इसराइल बाकी है, वो उस हैसियत को बड़ा अच्छी तरीके से वो लोग समझते हैं। और आपको पता है नेल्सन मंडेला ने तो फिलिस्तीन की कॉज की इतनी खुल के सपोर्ट है कि वेस्टर्न मीडिया जो है उसको इतनी दिक्कत पेश आती है कि वो एक तरफ नेल्सन मंडेला को हीरो हीरो बनाने के लिए मजबूर है, वो सारी दुनिया तस्लीम तो उन्हें भी तस्लीम करना पड़ा, या लेकिन वो उसकी ऐसे वो बयानात काटते हैं उसमें से कि जिसमें वो फिलिस्तीन की साथ दे रहे होते हैं, तो वो अजीब डाइकोटमी नजर भी आ रही होती है। नेल्सन मंडेला ने तो खुद कहा था कि हमारी आज़ादी जो है वो उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती। तो साउथ अफ्रीका का तो इसमें पार्टिसिपेट करना जो है ना फेट कॉम्प्लाई थी वो, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है कि जो आपको उस नेशन से वैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर हालात थे, अपार्थाइड वहां पे भी थी, अपार्थाइड यहाँ पे भी है। तो ये उनकी तरफ से एक दिलराना इकदाम है। और बाकी जितने ममालिक बीच में शुरू हुए, इवन बाद में लेटर टाइम के ऊपर तो पाकिस्तान ने भी उसको रेटिफाई कर दिया था, लेकिन एक बहुत कॉमन सेंसिकल चीज थी, यानी कि इतनी अनडिनाइबल हो गई है हमारे दौर में जेनोसाइड की कमीशन, जो जेनोसाइड को कमिट करना हो गया है कि मतलब अब हर बंदे के फोन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, सारा का सारा वहां पे जो जर्नलिस्ट जो अपनी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, और जो आम कम्युनिटी जो पूरी की पूरी वीडियोस चढ़ा रही है हर चीज के ऊपर, तो अनडिनाइबल हो गया है इवन यूरोपियन जमीर के लिए भी। अच्छा, यूरोपियन की अभी आपने चूंकि पहले बात भी की थी ना कि उन्होंने भी अमेरिका की इस मूव को बड़ा आईसीसी के खिलाफ को बड़ा कंडेम किया था, तो यूरोपियन बड़े यानी कि उस तरह के ऑनेस्ट लोग नहीं हैं। वो मुहावरा भी है ना कि ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, तो उन्होंने दुनिया की हेजेमनी तो छोड़ दी हुई है। एक टाइम था 20वीं सदी के अंदर जब तक उनकी हेजेमनी कायम थी, दूसरी जंग अजीम के बाद जैसे जैसे वो रफ्ता रफ्ता खत्म हुई, अब उनका कोई स्टेक नहीं है इसमें कि उन्होंने कुछ को और कॉन्टिनेंट्स पे जाके हर वक्त अपने फौजी बेसिस बनाने हैं, उन इलाकों पे कब्जा करना है, कि उन्हें इसका खौफ हो कि कल को आईसीसी उनके सोल्जर्स को भी ट्राई करती फिरेगी कहीं पे। तो ये वो आप समझ लें कि उनकी तरफ से अगर अमेरिका के खिलाफ कोई इस तरह का आता है, तो वो बैक एंड पे उनके एम्बेसडर्स को, उनके मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को कॉन्फिडेंस पे लेने के बाद सिर्फ पॉस्चरिंग के लिए आता है कि हम एक इंसाफ पसंदी की पॉस्चरिंग काम करें। वरना आपको पता है कियर स्टारमर ने, आप देखें किसने खुल के इसराइल का साथ दे रहा है और देता जाएगा आगे तक। बल्कि जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई हैं, वो कितनी ऐसी स्पाई प्लेन्स की फ्लाइट्स हैं जो रोज जा रही हैं, जिस दिन से जंग शुरू हुई है आज तक रोज जा रही हैं, कि बरतानिया के स्पाई प्लेन वहां पे हैं और सारी इंटेलिजेंस उनको दे रहे हैं, इसराइल को शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए उन ममालिक की मेरा नहीं ख्याल अब कोई उस तरह की वक़्त है दुनिया के अंदर, वो अमेरिका की आवाज में आवाज लोग हैं, और कहीं पर अगर उनसे इख्तिलाफ करते हैं तो उनसे 10 दफा माफी मांगने के बाद डिप्लोमेटिक पर्पजेस के लिए करते हैं। ये बड़ी वेल नोन बात है। तो इसलिए उनकी मैं नहीं समझता कि उनकी कोई इस तरह की अहमियत है, अगरचे यहाँ पर उनको दाद देनी चाहिए कि इस मौके पर उनमें से अक्सरियत ने ये कह दिया है, ईयू के बहुत से ने कह दिया है कि हम इस वारंट को दुरुस्त मानते हैं, दुरुस्त माने या ना माने, हम इसको इम्प्लीमेंट करने का खुद को पाबंद समझते हैं। तो अगर हमारे सॉइल के ऊपर कभी ये लोग आए तो हम इनको पकड़ के आईसीसी के जरूर हवाले करेंगे। और यहाँ पे लोगों को बताना जरूरी है जी कि आईसीसी के पास कोई ऐसी फौज नहीं होती कि वारंट को खुद से इंप्लीमेंट करवाए, बल्कि फौज नेशंस की होती है, और वो नेशंस पे, सिग्नेटरी नेशंस पे रिलाय करती है कि हमारे वारंट को इंप्लीमेंट करा के उस बंदे को पकड़ के हवाले किया जाए। तो नेशन ये भी कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कि कोई नेशन बाहर से आए, आके उनके मुल्क के अंदर उस बंदे को पकड़े और ले जाए आईसीसी में जमा करा दे। ठीक। आपकी वीडियो चली गई है। हाँ जी, वो मैंने थोड़ी देर मैंने कहा हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ओके, हम इसको शामिल करेंगे उसमें ये सारी इस बात को, या हम विल स्टार्ट फ्रॉम। हाँ कर लेंगे। अब इतना बीच में क्या करते फिरेंगे आप नहीं ये वो अपलोड मैं करना है। बेसिकली मैं इसी वजह से 2 मिनट की ब्रेक भी ले रहा हूँ फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, आप सुनते जाइए। तो अ, आप जो है, हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी। हम ये बात कर रहे थे कि जो मैंडेट है इसी का, वो ये तो नहीं है कि दे हैव अ हाँ, फोर्स। उनके पास फौज नहीं होती है, तो वो किसी नेशंस को कह सकते हैं कि आप लोग उनको पकड़ के हमारे हवाले करें। पहले पहले एक बड़ा मुखालिफ नेशन रशिया हुआ करता था, जिसके पास इतनी ताकत भी और उसकी वो भी थी, इंटेंशन भी थी अमेरिका के बहुत खिलाफ जाने की।
तो जी अब इंटेंशन तो है, लेकिन अब उस तरह की ताकत नहीं रही कि आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो पकड़ लेगा, और किसी दुनिया के मुल्क की तो उस तरह की हिम्मत नहीं है कि वो ये काम कर सकें। तो जी कहने का मकसद यही है कि ना सिर्फ ये हिस्ट्री बताती है कि इस वारंट के ऊपर कोई खास अमल नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर अमल होगा कि नहीं होगा इस पर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं लोगों ने इसके ऊपर बयान क्या क्या दिए। हाँ, मैंने मैं कुछ इससे यूरोपियन ममालिक आपको बता दिया। जी, जी मैं बता रहा हूँ कि यही मैं डिस्कस करना चाहता कि जिन यूरोपीय ममालिक ने कहा है कि जी अगर हमारे पास ये साहब आएँगे, ये अशख़ास तो हम आपको हवाले कर देंगे, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट तो खैर यही है कि ये लोग अपने आप को सिग्नेटरीज भी हैं, यूरोपियन जी, ममालिक भी और साउथ अमेरिकन भी। और मैंने आपको बताया ना कि उनका कोई स्टेक उस तरह का नहीं है ना, उन्होंने कौन सा कोई जेनोसाइड कल को जाके कहीं पे करना है किसी और हाँ, जगह पर। तो या इसलिए वो अपने आप को उस तरह उसके लिए हार्मफुल नहीं समझते। और दूसरा ये कि बहरहाल उनके अंदर एक अखलाकियात का भी एक मादा है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो अपना वो दिखाता रहता है, यानी कि लोकली तो काफी ज्यादा अखलाकी लोग हैं वो, लेकिन जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर वो डिप्लोमेटिक मामला जो हैं, सिफारती मामला के डिफरेंट नोयत के होते हैं। उसमें रियलिज्म एक रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से अखलाकियात उस तरह अपना रोल नहीं प्ले कर पाती, लेकिन उनका एक अखलाकी स्टांस रहा है। और तो नीदरलैंड्स का तो ओपनली बयान आ गया हुआ है, बाकी कुछ कनाडा का ओपनली बयान आ गया हुआ है, ट्रूडो ने बड़ा ओपनली बयान दिया है कि हम इसको गलत समझते हैं इस वारंट को, लेकिन हम इसको जी, इम्प्लीमेंट करने का खुद को पाबंद समझते हैं अगर हमारी जुरिस्डिक्शन में वो शख्स आया तो। जी, बरतानिया के अंदर अभी तक बड़ा जोर दिया जा रहा है कि मिनिस्टर्स के ऊपर, बाकियों के ऊपर, कि आप भी इसके हक में कोई बयान दें। मेरे इल्म की हद जी, तक अभी तक कोई बयान नहीं आया हुआ, अगर आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरफ से ना ही होनी है। जी, इंतजार कर रहे होंगे कि अमेरिका क्या करता है, क्योंकि ये बात भी लोगों को बता दें कि अमेरिका ने अभी तक क्या बयान दिए हैं। तो बाइडन ने ना सिर्फ इसको, बाइडन की हुकूमत ने आउटरीच, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एक मजाक खेज बात की है उन्होंने। ये बिल्कुल हम इन वारंट्स को मजाक खेज समझते हैं। और बल्कि लिंडसे ग्रैहम जो उनका एक पार्टी का एक बड़ा अहम मेंबर है, हुँ, मुख्तलिफ सेनेट हुकूमती पोजिशनों में भी रह चुका है पिछली दौरे हुकूमत के अंदर, और इस दौरे हुँ, हुकूमत के अंदर भी उसके लिए कोई अहम यकीनन अपॉइंटमेंट दी जाएगी उसको। उसने तो बड़ा हुँ, ओपनली बयान दिया कि आपको पता है जून के अंदर इसी साल, जून के मई में, क्योंकि मई, हाँ ये मैं बताता चलूं कि आईसीसी के अंदर ये केस जो है ये मई में रिकमेंड हुआ है और फैसला हुँ, आपका नवंबर में आया है। तो ये भी एक ऑफेंस है आईसीसी के एंड के ऊपर, क्योंकि वो इस तरह के जेनोसाइड के केसेस और वॉर क्राइम के केसेस में 2 से 3 महीनों में फैसला देने के पाबंद होते हैं। या उन्होंने 6 महीने लिए हैं इसके लिए, और ना सिर्फ हाँ, 6 महीने लिए हैं, बल्कि उन 3 जजेस में से एक ने तो माफी भी मांग ली थी, माजरत कर ली थी कि जी मैं हेल्थ, मतलब उसने वही बात है कि मेडिकल लीव ले ली थी हुँ, अटेंड सी कह लें या जो भी उसको कह लें। उसने हुँ, कहा था कि जी मैं नहीं दे सुन सकता, मेरी हेल्थ इजाजत नहीं देती। हुँ, तो स्लोवेनिया की, मेरे ख्याल से वो खुद रोमेनिया की का था, की थी या कहा था, हुँ, उसने स्लोवेनिया की एक दूसरी जज को रिकमेंड कर दिया था। तो वो फिर उसने अक्टूबर में ज्वाइन किया था एक्चुअली, या उस जज ने, और इसीलिए और इसको थोड़ा डिले हो गया और ये। कहते हैं कि ब्रिटेन का भी रोल है टू डिलेइंग इट फॉर 5 मंथ्स कुछ किसका? मैंने पढ़ा ब्रिटेन का, कि उनको भी उन्होंने कुछ जो होता है ना कि आप अपनी तरफ से आप आर्गुमेंट देते हैं, कुछ करते हैं, तो ब्रिटेन ने भी उसमें चीज़ों को डिले करने में रोल प्ले किया, लेकिन खैर वो सेकेंडरी है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो होती है जैसे ह्यूमन राइट वॉच का एक प्रेस रिलीज़ आ जाती है, ठीक है? हम्म। की वैल्यू उससे तो ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड। मैं रियलिस्टिक उस पे बात कर रहा हूँ कि गिवन द फैक्ट कि अमेरिका इसको बिल्कुल डिसोन कर रहा है और सॉरी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब आ रही है, हाँ, बीच में थोड़ी देर गायब हो गई थी, लेकिन अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली क्या इसकी वैल्यू क्या है इस अ, करंट डिसीजन की? एक तो ह्यूमन राइट की प्रेस रिलीज़ होती है ना, ह्यूमन राइट वॉच एक प्रेस हम्म। रिलीज़ होता है, ठीक है? एंड इट एंड्स अप डूइंग सम वो इट बिकम्स आपका मैसेज बन जाता है या भी कह के आपकी आवाज चली गई है। चलिए मैं इतनी देर बोलता रहता हूँ, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है या बाकी इस तरह की चीज़ें। ह्यूमन राइट्स के नतीजे या में जो चीज़ें इस तरह की आती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं।
ये जो है आईसीसी की जो मामलात हैं, ये बाकायदा क्रिमिनल कोर्ट है, इसकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम की है आपने, ये बाइंडिंग है। तो ये आप इवन अगर सिग्नेटरी भी है, यानी कि आपने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं भी किया हुआ, आप भी सोच रहे हैं कि मैं इसको रेटिफाई करूं कि ना करूं, लेकिन आपने साइन किए इंटरेस्ट का मुजाहरा करके, तो भी आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते कि जो अगेंस्ट जाए आईसीसी के इन वारंट्स के। तो ये बाइंडिंग हैसियत रखती हैं, ये ह्यूमन राइट्स वॉच के किसी एलामिया की तरह की या प्रेस रिलीज की तरह की चीज नहीं है। ये बाकायदा जिस तरह कोर्ट होती है, कोर्ट का समन आता है आपको और कोर्ट में आप पर लाजमी होता है, उस तरह के मामला हैं ये। और लेकिन उन मालिक के लिए जो उसके सिग्नेटरी हैं। अब इसराइल उसका सिग्नेटरी नहीं है, और आप देखें नेतन्याहू ने, ये लोग होते तो बहुत ज़हीन है ना, उसने तो स्ट्रेट अवे पैरेलल ड्रॉ कर दिया है ड्रेफस ट्रायल के साथ। उसने जो बयान दिया, उसने कहा है कि इसका वही मुस्तकबिल होगा जो ड्रेफस ट्रायल का हुआ था। वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे गलत एक्यूज किया गया है, एक तो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, और दूसरा लोग को गलत इल्जाम मेरे पे लगाया कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया हुआ। और ड्रेफस का अगर लोगों को नहीं पता तो जाके गूगल, लेकिन वो एक फ्रेंच आर्मी के अंदर एक कप्तान था, आर्मी में या नेवी में, और उसने जो है वो, उस पर इल्जाम था कि उसने कोई इंटेलिजेंस शेयर की है जर्मन के साथ, पेरिस में जर्मन एम्बेसी थी उसके थ्रू। ये 1896 मतलब 1890s की किसी टाइम की बात है। तो उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। वैसे ही आपको पता है एंटीसेमिटिज्म बहुत ज्यादा था यूरोप के अंदर, खासकर से फ्रांस, जर्मनी इलाकों के अंदर तो बहुत ज्यादा था। तो वो एंटीसेमिटिज्म भी था। उसको एक्चुअली उसी की करीब का एक और मेजर था जिसने सारा मामला किया हुआ था, जो नॉन ज्यू था, ड्रेफस ज्यू था। तो उन्होंने उस बंदे को एग्जाम कर दिया, और ड्रेफस के ऊपर सारे इल्जाम लगा के उसको बकायदा प्रिजन के लिए भेज दिया। मेरे ख्याल से 10 साल वो जेल में भी रहा। और उस जमाने में वो काला पानी वाला जमाना हुआ करता था ना, कि आप ऐसे घड़िया से जजीरे के ऊपर उसको भेज देते थे जहां पर जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हुआ करता था। तो उसको भेज दिया उन्होंने इसी तरह किसी जजीरे के ऊपर, गियोना क्या नाम था उस जगह का, वहां पर सब बेचारा वहां पे रहा। इस दौरान में पीछे आपको पता है उनकी भारत सोसाइटी के अंदर अखलाकी तब्दीलियां तो बहुत सारी आ रही थी ना वेस्टर्न सोसाइटी में उस टाइम पे। इनलाइटनमेंट अभी भी खत्म हुई थी या चल रही थी, और लोग जो है वो अखलाकियात को बड़ा अहम बना के, बल्कि आप देखें इवन जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का चार्टर बनाया गया है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, वो किस डॉक्यूमेंट पे बेस करता है अपने आप को? वो नेपोलियनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस करता है। नेपोलियन ने जो ह्यूमन राइट्स के कुछ चीजें अपने कानून में शामिल की थी, उस करके बनाया गया। तो वो लोग फ्रांस वाले खास करके इस चीज में, भारत उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी वो भी थी, अखलाकी भी थी। तो उन्होंने बड़े रिसर्च वगैरह केस के अंदर एक बड़ा मशहूर उस जमाने की एक आर्टिकल छपा है खातून की तरफ से, जैक्यूज के नाम से, जिसको आज तक कोट किया जाता है कि मैं इल्जाम लगाती हूँ। तो वो यही था कि भाई इस बंदे को बिल्कुल गलत आपने चार्ज किया है, इसका कोई कसूर नहीं था। और फिर हुआ यही कि उसके खिलाफ दोनों तरफ से काफी मारामारी हुई, और फिर अल्टीमेटली उसको बेगुनाह सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया, बल्कि वापस आर्मी में एज मेजर अपॉइंट कर दिया गया। और फिर वो जंग अजीम तक लड़ाया आगे जाके, और मेरे ख्याल से जंग अजीम के बाद कहीं जाके बीच में कुछ हुआ। तो यानी कि उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया बाद में। तो नेतन्याहू ने उसका हवाला दे के कहा है कि भाई आपने ये एंटीसेमिटिज्म दिखाया है, और इस एंटीसेमिटिज्म की वजह से हकायक को नहीं आप देख सके, यानी कि आपकी आंखों के आगे नफरत का पर्दा आ गया, जिसकी वजह से आप देख नहीं सके कि हम और हमास में फर्क है। हम वो बड़ा आला काम कर रहे हैं, एड बिछाने दे रहे हैं, जितने इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, मतलब वो उसको वो कहते हैं कि आपने ठीक इल्जाम नहीं लगाए। तो ये उनकी तरफ से बयान आया है, उनकी मिनिस्ट्री वगैरह की तरफ से। लेकिन लिंडसे ग्राहम की मैं बात कर रहा था अमेरिका में, उसने चूंकि जून में इस साल जून के अंदर अमेरिका में बाकायदा बिल प्रेजेंट हो चुका हुआ है कि अगर आईसीसी इसको कंटिन्यू करता है इसराइल के खिलाफ इसके तफ्तीश को, और फिर किसी नतीजे तक उसको पहुंचा है, तो फिर हम उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की शदीद तरीन सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अब हम ना सिर्फ ये करने जा रहे हैं, बल्कि कोई यूरोपीय मुल्क या हमारा एलआई उनके साथ ताउन करेगा, उसके खिलाफ भी सैंक्शन लगाने के लिए हम बिल ला रहे हैं, और हम उनके खिलाफ भी सैंक्शन लगाएंगे। तो यानी कि इतनी खुल्लम खुल्ला बदमाशी यही है कि आप यहाँ तक तो रहते हैं कि ठीक है हम उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वो भी एक इंतहाई हिपोक्रिटिकल डिसीजन है उनका, हम उसको दुरुस्त नहीं मानते। आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को कबूल करना चाहिए, एक इंटरनेशनल इदारा है, लेकिन ये तो एक इंतहाई दूसरी इंतहा है ना, कि जो सिग्नेटरीज हैं उनको भी हम आईसीसी के वारंट इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि हमारे नजदीक ये गलत है। तो ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है।
जिसके नतीजे में मेरा नहीं ख्याल कि इस वारंट का कोई भी मुस्तकबिल में निकलेगा। वैसे भी आईसीसी के वारंट्स जो हैं वो कई कई साल तक वैसे चलते रहते हैं। वो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो कितने कितने सालों के लोग फ्यूजिटिव्स हैं, कुछ नहीं हो सकता उनके खिलाफ। और अगर किसी के खिलाफ केस शुरू भी होता है तो ये भी सस्पेक्ट हैं, यानी को मुजरिम तो नहीं है ना, मुलजिम है। इनके ऊपर आके Yeah. एन मुमकिन है केस चले, इनको एब्जॉल्व कर दिया जाए, एन मुमकिन इनको सजा दे दी जाए। सजा भी हर किस्म की होती है। तो लेकिन वो केसेस जो हैं वो आमतौर पे कई कई साल और कई दफा दिहाइयों चलते हैं। तो इसलिए हम्म मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय इससे एक मॉरल और इमोशनल विक्ट्री के जो दुनिया की अच्छे ममालिक को हासिल हुई है, थोड़ी सी इंसाफ का कोई एक स्मिजन जो है, कोई एक रमक जो है नजर आई है दुनिया के अंदर, सिवाय इसके और इसका कोई खास मेरा नहीं ख्याल कोई अहम होगा, इंजाम निकलेगा। इसराइल अभी भी अमेरिका को ट्रैवल कर सकता है, नेतन्याहू, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया भी सिग्नेटरी Yeah. है, चाइना भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, दुनिया के और भी ममालिक है, मेरे ख्याल से इंडोनेशिया भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर वो छुट्टी गुजारने के लिए भी जा सके, घूमने फिरने के लिए जा सके, तमाम किस्म के पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए भी जा सके। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है इसके ऊपर कि अगरचे इसको एक मॉरल और एक इमोशनल और सेंटिमेंटल विक्ट्री समझना चाहिए, जिससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और अनकरीब आपको सैंक्शंस भी नजर आने शुरू हो जाएंगे उन लोगों के खिलाफ, इन 3 जजों के खिलाफ जिन्होंने इतनी बहादुरी तो दिखाई है, लेकिन उनको फॉर श्योर पता था कि हमारे खिलाफ सैंक्शंस लग जाएंगी। अब अल्लाह करे कि उनकी ये हम्म बहादुरी को रंग लाए, लेकिन नजर नहीं आता ऐसा। अच्छा, चलें देखिए ये यूनिवर्सिटी उसकी बेस आप क्या समझते हैं कि ठीक है, जो इसराइली 2 बंदे इसमें कन्विक्टेड हैं या ट्रायल के लिए उनको पेश किया जाना है, वो उन ममालिक का अगर विजिट करें जो कि सिग्नेटरी हैं या जिन्होंने रेटिफाई जिन्होंने किया, वो भी वहाँ पे ट्रैवल नहीं करता, और अगर करता है तो उन पे बाइंडिंग कितना होगा, मतलब यूएस प्रेशर एंड एवरीथिंग। मॉरल विक्ट्री तो ठीक है, लेकिन इट्स गोइंग टू जस्ट ये न्यूज़ साइकिल में ये चीज़ आउट हो जाएगी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी, अगर इस पे कोई नई कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेती वो मुल्क, या कोई जिन्होंने अभी बयान दिए कि जी हम तो पकड़ के हवाले कर देंगे अगर हमारे पास आए। तो चीज होगी, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि इसको स्पेयर हेड किया साउथ अफ्रीका ने, समझ आता है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है ना, दे हैव वेरी क्लियर स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड और सब कुछ, ठीक है। और उस जमाने में भी तो कि जो पैलेस्टीनियन कॉज आयरिश इंसर्जेंसी उसमें भी थी, सपोर्ट कब से चल रही है, इधर भी रही इस हवाले से। बट जो मुस्लिम ममालिक थे उनका रोल ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वी नो वेयर वी स्टैंड, हमें अपनी औकात का पता है। उनका एक्सेप्ट दे जॉइंड द कोरस इवेंचुअली, ठीक है ना, ऐसे ही है। या किसी मुस्लिम मुल्क ने थोड़ा सा कोई रोल प्ले किया एडवोकेटिंग फॉर किया है इट? बाद मुस्लिम ममालिक ने अपना भी नाम उन दरख्वास्तों में डलवा दिया था कि जिन्होंने ये इनिशियली केस किया था आईसी उधर इंटरनेशनल कोर्ट में। लेकिन मुझे वो सारे मुस्लिम ममालिक की फहरिस्त अजबर नहीं है कितने किया है। लेकिन जो अच्छी चीज हुई है इसमें, सिवाय यूएई के एक्सेप्शन के साथ, वो ये है कि आपको पता है अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे पिछले ट्रंप के दौर के अंदर, 2020 के अंदर, जिसकी वजह से नेतन्याहू की एक डॉक्ट्रिन कामयाब हो गई थी, एक बड़ी लंबी डॉक्ट्रिन थी, उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे क्योंकि वो बड़ी बड़ी अहम डॉक्ट्रिन है। और ट्रंप दोबारा पावर में आ गया है तो अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा उस डॉक्ट्रिन के एतबार से। तो प्लीज नोट इट जी समवेयर, मेरे ख्याल से हम इसको किसी मुस्तकबिल के में मुस्तकबिल के सेशन में मौजू बना लेंगे। लेकिन उन अब्राहम अकॉर्ड्स को भी अभी रोक दिया गया है, यानी कि कम अज कम अगरचे सऊदी अरब उसमें उससे शामिल नहीं, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा सख्त बयान आ गया जो कि उस तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट के खिलाफ था जो इसराइल ने डेटांट के लिए अरब ममालिक के साथ बर्पा की थी। लेकिन जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी इतना गढ़ा स्टांस लिया है, और बाकी ममालिक ने भी, इजिप्ट ने, में जो भी उसमें सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी उसको ऑन होल्ड कर दिया है। उसने कहा अभी हम इसको डेवलप आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एक्चुअली उस पूरी डॉक्ट्रिन का इनकार है जिस डॉक्ट्रिन में नेतन्याहू ने बड़ी मेहनत करके वो डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट करवाई थी। उस पर इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन है यही कि मुस्लिम ममालिक ने इसमें बस इतना ही रोल प्ले किया है
कि उन्होंने कहा है कि ठीक है हम अब्राहम अकॉर्ड्स में आगे नहीं बढ़ेंगे इससे ज्यादा सिवाय यूएई के। यूएई एक ऐसा मुल्क है कि जिसने ना उधर स्लॉटर की कोई परवाह की है और ना ही और चीज की। मिलियंस ऑफ इसराइलीज यूएई जा चुके हैं, अब भी जा रहे हैं, कोई फ्लाइट्स भी नहीं रोकी यूएई ने वहां से अपने मुल्क में या अपने मुल्क से वहां पे, क्योंकि ये सब चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं 2020 से ऑनवर्ड्स में ना, जैसे ये इन इफेक्ट गया है अब्राहम अकॉर्ड्स। तो यूएई के एक्सेप्शन से मुस्लिम ममालिक ने जनरली कुछ ने बड़ा कम रोल प्ले किया, लेकिन किया है फिलिस्तीनियों के हक में कि अब्राहम अकॉर्ड को रोक दिया है, और कुछ ने तो बाकायदा इस फैसले तक पहुंचाने में भी मदद अपनी ऑफर की, मदद की भी शायद, और कम से कम डिप्लोमेटिकली इसको डिनाउंस किया कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत है और इसके खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शन चाहिए और सीज फायर होना चाहिए। अच्छा, इस हवाले तो से ये थी मेरे ख्याल से जी, इस हाँ हवाले जी से फरमाइए। मैं कहना चाहता कि इस हवाले से हम जो प्लान कर रहे हैं कि यहूदियत की हिस्ट्री और ये जो अभी करंट कल्मिनेशन टिल द करंट स्टेटस वे वी स्टैंड, हमने एक मेरा ख्याल है वो हाँ क्या ये चीज़ हमें उसके एंड पे क्या हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि जिन इस्लामिक ममालिक जिनको हम कहते हैं कि वो प्रॉस्परस हैं, वो क्यों जज्बाती तौर पे रिएक्ट नहीं करते जिस तरह हम जज्बाती तौर पे करना चाहते हैं। ठीक है? हमें वो समझने में मदद मिलेगी वो उससे कि वो कैसे देखते हैं सारी प्रॉब्लम को, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा आसान है कि हम सिर्फ किसी को प्रॉस्परस देख के, अपने से बेहतर हालात में देख के उसको हम फौरन लेबल करते हैं कि भाई ये कंप्लीट ये तो वो क्या कहते हैं साथ मिल गए वेस्ट के। तो मेरा ख्याल में वो भी हमें हेल्प करेगा उस चीज ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, ये आपने अच्छा आइडिया दिया, बल्कि आपने ये भी याद करा दिया कि हमने वो भी एक सेशन करना था, एक या मल्टीपल सेशंस करने थे, जिसमें हम तारीख से समझ सकें आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ कैसे पहुंचे। और उसकी जो मेरा फोकस था वो ये था कि हम समझ सकें कि यूरोप और मगरबी ममालिक जो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खासकर से अमेरिका, उसकी क्या तारीख है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक नी जर्क रिएक्शन में बड़ी ही एक चीप लेवल की रिसर्च करके बस आदमी इस नतीजे पे पहुंच जाए कि बस वो तो खुल्लम खुल्ला है कि गैर अखलाकी ममालिक हैं, एक गैर अखलाकी उन्होंने स्टांस लिया हुआ है इसराइल की मदद करने में, इसलिए सारा वाकया हो रहा है। तो मैं लोगों को बताऊंगा कि नहीं ऐसा है, अगरचे शायद हम अल्टीमेटली लैंड करें इस ओपिनियन पे कि गैर अखलाकी हरकत है सारी की सारी, लेकिन वो उन तमाम अखलाकी मेयारात के बाद आएगी जो वेस्ट ने इनकॉर्पोरेट किए हुए थे, और अब वो जाकर थोड़े से लूजन अप होने शुरू हुए हैं। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ आपकी इस बात के बाद एक ज़मीना ऐड कर देना चाहिए कि हम उसके एंड पे इस्लामी ममालिक जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खासकर से पिछली 2-3 दिहाइयों से, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अब फिलिस्तीन की उस तरह सपोर्टर नहीं रहे जिस तरह मिसाल के तौर पे आज से 30-40 साल 50 साल पहले थे। तो उसकी भी वजह, हाँ, हम उसको भी शामिल कर लेंगे उसी सेशन में कि एंड पे हम ये डिस्कशन भी कर लें, और वो बड़े ही निथर के खुद से सामने आ जाएगी कि उसकी क्या वजह है। जब हम वो सारी बहस कर लेंगे ना कि हम तारीख के झरोकों से मालूम करें कि हम इस नहज तक कैसे पहुंचे हैं और क्यों मगरिब जो इतना अखलाकी बनता फिरता है इस एक जगह पे आके, इसराइल फिलिस्तीन के मामले में आके, वो क्यों इतना बज़ाहिर गैर अखलाकी लगता है हमें, इसकी वजूहात हैं। तो उसी के अंदर हम इसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। आज मैंने आज तो नोट दूसरे कर लिया। उन्वान की तरफ चलें। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बस एक पॉइंट इधर कहना चाह रहा था कि बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से एक जो बहुत अहम पॉइंट ये भी होगा उस सारी डिस्कशन में कि हम लोग जो बड़े-सगीर के मुसलमान हैं ना, हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही मानदाना रवैया है इस हवाले से। हमने ये कभी ना इन लोगों को पनाह दी है, ना इनके साथ इंटरैक्ट किया एज़ अ सोसाइटी, जबकि हमारे बाकी इस्लामिक ममालिक में ये लोग रहे हैं। भी है, वो डायस्पोरा की जो वो सब कुछ, हमने तो कभी इनको, हम बैठे-बिठाए जो हैं वो ठेकेदार बन गए इस चीज़ के कि बस इनको ब्लेम करो इस चीज़ के लिए। और इसकी हमारी अपनी वजूहात होंगी जो भी होंगी। उसको भी हम क्योंकि मैं पाकिस्तान के हवाले से भी ये बात कि हमारे बड़ा, मैंने आपको बताया कि ये इतना अजीब मसला है कि हर चीज़ को सहूनी साजिश करार देना पाकिस्तान में इज़ लाइक यू नो द बेस्ट वे आउट ऑफ अ सिचुएशन। अच्छा, मेरा मेरा खुद बड़ा दिल है कि मैं इसराइल फिलिस्तीन के मसले को मौजू बनाऊं ना, लेकिन अभी हम इतनी इन्फेंसी में हैं अपने यूट्यूब चैनल की हद तक कि इट वुड बी लाइक अटेम्प्टिंग अ परफेक्ट स्प्लिट, अ कंप्लीट स्प्लिट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जिमनास्टिक्स ना,
कि हम हम्म, अभी हमने अपनी एक्सरसाइज का आगाज किया है और एक कंटेंशियस टॉपिक को अगर हम जेर बहस लाते हैं तो उसके कुछ खतरात हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने उसको पेंड किया हुआ अभी तक। लेकिन कम जी से कम जी जी। हम यहूद और नसारा की, मुसलमानों के साथ जो तारीख रही है उसको तो डिस्कस कर सकते हैं ना। बीच में इसराइल फिलिस्तीन तो बड़े एंड पे जाके आएगा ना, तो उस टाइम तक सोचेंगे, देखेंगे हमारी को बिल्कुल। ऑडियंस डेवलप होगी या नहीं हो गई है, क्या एहतियातें हम गुफ्तगू के अंदर बरत सकते हैं, तो वो सब करके फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन दिल मेरा बहुत है वैसे उस पर डिस्कस करने का, क्योंकि हम्म, ये एक ऐसा उन्वान है जिसने, जो हमारे दौर का एक जिंदा उन्वान है, कम से कम इन सालों का जिनमें अभी हम जिंदा हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको मौजूद हम्म, बनाया जाए। तो ठीक है जी, बनाते हैं इंशाल्लाह जल्दी। राइट। दूसरा उन्वान मेरे नज़दीक कोई बड़ा उन्वान नहीं है, लेकिन चूंकि एक दीनी किस्म की बात है तो मैं चाहता हूँ कि उसको ज़ेर बहस ले आए। वो रिसेंट आपने हम्म, सुना होगा अभी, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की तरफ से जो वर्डिक्ट आया था वीपीएन के हराम होने हम्म, का, उसको मैंने कहा जी। डिस्कस कर लें। यार इस तरह की चीजें जो हैं ये भी हमारे लिए जो है ना एक इशू होती हैं इस्लाम की मानने वालों के अंदर, कि इन चीज़ों को कैसे में रखा जाए ना। क्योंकि एक बड़ा डिवाइड है अब हमारी सोसाइटी के अंदर, मॉडर्निस्ट का या कम से कम पढ़े लिखे तबके का और अहले मजहब का। तो हम्म, हम जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन दोनों दुनियाओं को, इधर भी हमारी टांग होती है उधर भी हमारी टांग होती है, क्योंकि हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम कोई दकियानूस लोग हैं या हम्म, सिर्फ मजहब के एंगल से सारी दुनिया को देख रहे हैं। नहीं, हम तमाम दुनियावी तरीकों से भी दुनिया को देखते हैं और समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और हम साथ साथ मजहब को भी बिल्कुल ठीक समझते हैं दुनिया के लिए। हम उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं है कि रिलीजन जो है उसको खत्म हो जाना चाहिए, दकियानूस है, ये है वो है। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला का आखिरी बताया हुआ जो दीन है ये हर तरीके से दुरुस्त है, परफेक्ट है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पहले इसकी सही अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी चाहिए और फिर ये इम्प्लीमेंटेबल है आजकल के दौर के अंदर भी। तो हम हम्म, मेरे जैसे लोगों के लिए, आई एम श्योर तू भी एग्री करेगा कि हमारे लिए ये बड़े अहम उन्मानात बन जाते हैं, बड़े छोटे से हैं, कहीं से सिर्फ इस तरह की एक हल्की सी स्ट्रॉ ही आता है, लेकिन वो एक हम्म, बड़े एक इशू है जिसकी तरफ रास्ता खोल देता है ना। कि ये फतवों का, और वो भी वीपीएन जैसी फतवे की क्या तुक बनती थी, और क्या ये फतवा दुरुस्त है कि नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ चंद बातें कर लेते हैं। आपने कुछ अगर कहना है तो आप बता दें शुरू में। मैं अपनी आपसे जो मेरी परसेप्शन है वो मैं शेयर कर लेता हूँ ब्रीफली। हम्म। कि देखिए, पहली बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई दीनी एजेंट के तौर पे ज़्यादा लोगों ने कंसिडर किया। आया तो वो इस्लामिक काउंसिल, रिलीजियस ऑफ क्या है, इस्लामी नज़ाती काउंसिल की तरफ से आया, ठीक है? हम्म। और की हैसियत मतलब हमारे यहाँ जितने ग्रुप्स हैं, मतलब ये ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ जो मकतब फ़िक्र है उनके, अगर बड़े जो हैं या साहब वो भी इस पे बात कर रहे होते हैं कि भई ये होना चाहिए। तो जैसे आप हमारे यहाँ सूद की बहस है, उस पे सारे बोलने से एग्री करते हैं कि जी इसका खात्मा होना चाहिए, ठीक है? तो अगर वो इसी की बात करते हैं तो फिर बात ये हो जाती है कि जी उसके इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, अप्रोच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस केस में इसने सिर्फ़ मज़ाक उड़ाने का दीनी श उसके और कोई काम नहीं किया। और चूँकि हमें ये भी फ़ील हो रहा था कि ये आया किस वज़ह से है, तो उस वज़ह से इसकी वो दीनी वैल्यू थी ना, वो मेरे मेरे परसेप्शन में बहुत ही कम थी। मतलब आप अपना मज़ाक और बाकी उसको भी खामख़ा मिलाइन कर दिया इस प्रोसेस में। और फिर वही वाली बात कि जितनी अभी समझ आ गई, किसी चीज़ को मुतलक़न हराम करार देने की तो गुस्ताख़ी किसी को नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और हम्म। वो फिर भाई साहब ने वो भी, वो जब आप ये देखिए उन्होंने को रिट्रेट कैसे किया कि कहा कि जी मुसव्वदे में गलती हो गई थी जो लिखा था जी, वो बस टाइपिंग एरर हो गया था। हम्म। तो बहरहाल हम्म। मेरी तो ये इस पे है राय। आप बताइए? आप ठीक है ना। और देखिए हमारा मसला ये है कि हम उन लोगों में से हैं जो मॉडर्निस्ट से, आजकल के उन लोगों से जो दीन बेजार किस्म की हमारी आवाम पैदा हो गई है, वो उनसे जब हम बातचीत करने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं कि उनको दीन समझाया जाए, दीन की तरफ आने की और वापस जी। पलट आने की तरफ और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की तरफ जो है वो उनको मोटिवेट किया जाए, उस एफर्ट के लिए ये चीजें हुँ, बड़ी नुकसानदेह होती हैं, इसलिए हमें तकलीफ होती है। मुझे मालूम है कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जो बात की कि उनसे एक टाइपो हुआ है उसके अंदर, उन्होंने बाद में माना भी है, लेकिन ये कोई ज्यादा अहम बात नहीं है मेरे नजदीक। यानी हुँ, बात शायद ओरिजिनल के अंदर भी बड़ी डिफरेंट की हुई थी, मीडिया ने उसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया।
बात उन्होंने यही की थी कि गलत साइट्स को एक्सेस करने के लिए, जिसमें दोनों किस्म की बातें शामिल थी, जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए या रियासत के खिलाफ कुछ मामलात के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और पोर्नोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा था कि जो जी उनके गलत इस्तेमालात हैं, उसकी वजह से हम समझते हैं कि यह हराम है, गलत इस्तेमालात के लिए। बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया। लेकिन हम्म मेरे लिए बहुत ही अजीब, आपको पता है मौलाना हजरात ने, यानी कि उलमा ने इसके ऊपर एतराज किया। मौलाना तारिक शबीर ने तो आपको पता है ये भी मशहूरन कह दिया है कि जी अगर ये हराम है तो फिर मोबाइल फोन भी हराम है। मतलब ये तो एक टूल है ना, किसी भी जगह तक आपको पहुंचाने के हम्म, लिए। तो अगर इस तो जी मैं तो इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये हराम है तो फिर इंटरनेट भी है। यानी इस पर जी आके कोई रिलीजन को डिफेंड करने वाला आदमी ये कह सकता है कि नहीं देखें, गालिब इस्तेमाल देखा जाता है किसी चीज का। तो जी आप जी लोग जी कहते हैं गालिब इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट का पाकिस्तान में वही पोर्नोग्राफी के लिए रहा है, तो फिर इंटरनेट को भी हम्म हराम होना चाहिए। यानी कि फिर तो उसकी कोई हम्म हद नहीं है ना। अच्छा, इस पर वही बात है कि मैं मुख्तलिफ इसको मौजूद बहस बनाना चाहता हूँ। एक हम्म तो ये कि वो मशहूर इंग्लिश मुहावरा है कि जी व्हेन ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, कि जब आपके पास एक हथौड़ा ही हो तो फिर आपको सारे मसाइल जो हैं वो असल में मेखें नजर आती है। आपको लगता है कि बिल्कुल इस मेख को हम गाड़ कर मार कर ही दुरुस्त कर सकते हैं। यानी हम्म आपके हाथ में टूल जो होता है ना, जो टूल आपके पास है, आप सारी दुनिया को उसी टूल से देख रहे होते हैं। ये आमतौर पे हम्म बोला जाता है मिलिट्री के खिलाफ में, जब मिलिट्री कोई मशवरा देती है। आपने देखा होगा फिल्मों में, कार्टूनों में, कोई भी बात हो तो अमेरिकी जर्नल हमेशा एक न्यूक्लियर बॉम्ब भेज के फाड़ देते हैं जी उसको। एक हम्म, एस्ट्रॉयड आ रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब भेज देते हैं जी, जी फलां जगह हो रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब भेज देते हैं जी, करते हैं। तो वो ये असल में वहां से आर्ग्यूमेंट चला है कि आपके पास जो टूल्स होते हैं, आप सारी दुनिया को उन्हीं टूल से दुरुस्त करने के लिए देख रहे होते हैं। और ये बहुत सी दुनिया में, बहुत से दुनिया के मालिक में जहां अमरीतें हैं, वहां ये इस तरह के मसाइल हैं कि हर चीज को ताकत से हम्म हल करने की कोशिश की जाती है। हम्म हमारे दीनी तबके के साथ यही मसला है बड़े अरसा दराज से। और ये सिर्फ इस्लाम के साथ भी खास नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ है। जूडाइज्म में हम्म अगर वो इससे बचे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके यहाँ वो एक कॉन्सेप्ट है सैनहेड्रिन का, कि जब तक वो कायम नहीं होगी, तीसरा टेम्पल नहीं बनता, सैनहेड्रिन कायम नहीं होती, तो आपको कोई नए अहकामात नहीं दिए जा सकते। वरना जब तक उनके यहाँ कायम थी तो यही मसाइल थे। ईसा अलैहिस्सलाम का सारा मैसेज को रिजेक्ट करने का मामला हो या बाकी जितनी चीजें हो, वो सब सैनहेड्रिन से ही चलती हैं उनकी। तो हम्म तीनों इब्राहिमी अदियान के अंदर यही मसला है कि हम लोग जो हैं वो हर चीज को अपने बताए हुए टूल्स के साथ ना, कि शरीयत के हलाल और हराम के जावियों से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरे नजदीक ये बिल्कुल बेफायदा चीज है। यानी हम्म कितने इख्तियारात हैं जो वैसे दीन के एतबार से भी और सेकुलर इल्म के एतबार से भी स्टेट्स को हासिल है। स्टेट्स के हम्म इख्तियारात पे इस बात को छोड़ देना चाहिए। स्टेट के पास बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मफासद और मफासद को रोकने के लिए और मकासद को हासिल करने के लिए बैन करने के इख्तियारात होते हैं। वो चीज़ों को बैन करते हैं। आप कहते जी हैं कि जो है वीपीएन बैन है, बल्कि आपकी स्टेट हम्म ने खुद ये मौकफ रखा हुआ है कि जी वीपीएन वो वाले बैन हैं जो अनऑफिशियल हैं, अनरजिस्टर्ड है। जी आप वीपीएन रजिस्टर कराएं, उसको इस्तेमाल करें। तो ये जब मौकफ आपकी स्टेट की जानिब से आए तो बिल्कुल दुरुस्त लगता है। जब आपकी फिक्ही किसी काउंसिल की तरफ से आए तो फिर ये एक मजाका खेज चीज बन जाती है। और मैंने लोगों को यूट्यूब हम्म पे और बाकी दूसरी जगहों के ऊपर इसको इसको दिफा करते हुए देखा है, जो असल पे दीनदार लोग होते हैं या कम से कम दीन के अपोलोजिस्ट हैं हमारे दौर के अंदर, इस मजहब इस्लाम के, हम्म उनकी तरफ से देखा है कि नहीं देखें, फतवे तो जो हैं वो आते रहते हैं, वो हालात के एतबार से हैं, वो कोई दीन और शरीयत नहीं होते हैं, वो कल को तब्दील भी हो जाते हैं। यानी कि वो इस एक फतवे को इस एंगल से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि चेंजेबल होते हैं और हालात के हिसाब से दिए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं समझना चाहिए। उसको ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए उन्होंने क्या कहा है, और मतलब इस तरह के काम करते रहे आइडियोलॉजी काउंसिल वाले, कोई मसला नहीं। नहीं, मेरे नजदीक मसला है। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये जो मज़हब का ये मज़हबी हमारा जो ग्रुप शन की जो ख्वाहिश है, ताकत तो स्टेट की यूज़ करें, चाहे खुद यूज़ करें, वो तो बात मुझे समझ आती है। लेकिन ये भी आप समझे ना कि अब फ़ी ज़माना उनके पास फ़तवे के अलावा कोई फ़ोर्स भी नहीं रहेगी ना। उनके पास वाहिद हैमर यही रह गया है। बाकी तो जगहों पे उनको ऑब्वियसली बार्गेन करना पड़ता है ये तो बहुत ज़्यादा। हमेशा से ऐसी रहा है ना। यानी कि इससे पहले भी वो फतवे ही देते थे। खाली ये था कि फतवे को वर्डिक्ट में तब्दील करने का की पावर थी उनके पास, वो काजी थे। हुँ, यानी आपको पता है ना, कोर्ट की भी असल में तो ओपिनियन ही होती है, इज द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट।
तो कोर्ट की ओपिनियन वर्डिक्ट Yeah. बन जाती है और किसी इस तरह की नॉन गवर्नमेंटल बॉडी की ओपिनियन जो ओपिनियन ही रहती है। लेकिन ये तो एडवाइजरी एक काउंसिल है ना हुकूमत के लिए। तो इसलिए इनको मैं कह रहा हूँ कि अव्वल तो इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, इनको उसूली मामलात पे छोड़ देना चाहिए कि जिस तरह बंदूकें बैन नहीं हो सकती, चाकू बैन नहीं हो सकते, बाकी चीजें बैन नहीं हो सकते इसलिए कि उनके अच्छे इस्तेमाल भी होते हैं। उसी तरह वीपीएन एक इंतहाई सिक्योर टनल प्रोवाइड है। चलिए थोड़ी बात वीपीएन के ऊपर भी कर लेते हैं, वीपीएन क्या चीज है और उससे कुछ नताइज निकलते हैं जो मेरे नजदीक अहम है लोगों के लिए समझने के लिए। क्योंकि हमारे पीटीए के चेयरमैन साहब भी कुछ बातें कर रहे हैं वीपीएन के बारे में, जो कम से कम मुझे, जो कि एक मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हूँ, तो मेरी समझ में नहीं है वो बात कि वो ये बात किन बुनियादों पे कर रहे हैं। वीपीएन एक सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है आप से लेके सर्वर तक। इसके मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन है, हम भी क्लाइंट सर्वर की बात कर रहे हैं क्योंकि वही वही जेर बहस है आमतौर पर इस फतवे के अंदर भी और हमारे और आपके दरमियान भी। तो मैं अपने कंप्यूटर से बैठ के अगर वीपीएन ऑन करता हूँ या अपने मोबाइल से, और मैंने एक एंड की साइट पे जाना है, उस साइट से पहले बीच में एक और साइट है जो वीपीएन की साइट है, वीपीएन का सर्वर है। वो वीपीएन का सर्वर क्या करता है कि वो मेरे कंप्यूटर से लेके अपने सर्वर तक एक सिक्योर टनल बना देता है। इस टनल की सारी ट्रैफिक, जैसा टनल लोग समझ सकते हैं आजकल, जिस तरह जिनसे गाड़ी गुजरती है, तो वो दो रास्तों को कनेक्ट करती है आपस में। तो उस टनल के अंदर आके सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो जाती है। सिर्फ जो कंटेंट है, यानी कि जो उसके मशमूलात हैं आपकी कॉन्वर्सेशन के, ना सिर्फ वो सिक्योर रहते हैं बल्कि एंड्स भी सिक्योर रहते हैं, यानी कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये भी सिक्योर हो जाता है। क्योंकि वो वीपीएन जो है वो एक आपको एक इशू करता आईपी एड्रेस दे देता है, लोकेशन भी आपकी मास्क कर देता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। क्योंकि आम हालात में ये सब चीजें ट्रेसेबल होती हैं। ये आईएसपी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर होता है आपको बता सकता है हुकूमत को कि ये फलां कंप्यूटर से ये बात आ रही है, फलां लोकेशन पे वो है और वो फलां साइट को एक्सेस कर रहा है। एक दफा आप जब साइट एक्सेस कर लेते हैं तो फिर आगे आप ज्यादातर साइट्स चूंकि सिक्योर प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, एचटीटीपीएस पे चल रही होती हैं, तो इसलिए आपकी कॉन्वर्सेशन तब भी सिक्योर ही रहती है। लेकिन ये पता चलता है हुकूमत को और बाकी लोगों को कि आपने अपने कंप्यूटर से लेके किस साइट को एक्सेस किया है। तो मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत ने फर्ज करें ट्विटर को बैन किया हुआ है, तो आप वीपीएन के बगैर ट्विटर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप अगर वीपीएन इस्तेमाल करेंगे तो आप चूंकि आईएसपी को पता ही नहीं है, आपकी बैकबोन वाले को पता ही नहीं है, जो जहां से मुल्क की आपकी ट्रैफिक बाहर निकल रही है, इंटरनेशनल ट्रैफिक जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि आप किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी गोलमोल कर दी हुई है वीपीएन वाले ने ना, आपकी लोकेशन भी और आपकी साइट भी। तो अब आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये वीपीएन का यानी कि अमूमी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो हर किसी को होती है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है देख के कि चेयरमैन पीटीए की तरफ से भी ये बयान आया और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की तरफ से भी कि देखें वीपीएन का ज्यादा इस्तेमाल ऑन साइट्स को एक्सेस करने के लिए हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा बड़ा सिंपल है उसके बाद, ये आपको कैसे पता चला? यानी वीपीएन का तो मकसद ही होता है कि आपको ना पता चले कि आप किस चीज को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको ब्लॉक भी ना कर पाए। तो ये आपको कैसे पता चला? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कुछ वीपीएन्स फ्री चल रहे हैं, वो ऐसे पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बड़े रिलेटिवली लेस सिक्योर होते हैं उन पोर्ट्स के मुकाबले में, जो जरा कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं। तो फ्री में वो आपको घटिया वाले पोर्ट्स दे देते हैं, और अगर आप पेड पेड मेंबर हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग पेड मेंबर होते हैं किसी भी चीज के, तो वो जो है वो आपको तगड़े वाले दे देते हैं। तो ये मुमकिन है कि किसी हैकिंग अटेम्प्ट में उनको पता चल गया हो, लेकिन मैस सर्विलेंस में तो पता नहीं चल सकता उनको कि आप कौन सी साइट एक्सेस कर रहे हैं। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था, बताइए। दीवाना जी, आवाज आ रही है? जी जी, अब बीच में थोड़ी सी गाबल हो गई थी लास्ट फ्यू सेकंड्स। मैं कह रहा आप था ये आप कहना कुछ चाहते हैं बोलना आप? चाह रहे थे, पहले आप बोल लें। हाँ नहीं, वो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि वीपीएन जो है, जहाँ तक हमारे यहाँ से इस पे एफर्ट चल रही है, वो आईपी फिल्टरिंग के थ्रू वो बहुत कुछ ब्लॉक की हुई हैं चीजें ऐसी जो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। और मैं हमें उसमें इजाफा भी होता है उस डेटा बैंक में कि कौन कौन सी चीजें हार्मफुल हैं जो नहीं डायरेक्टली एक्सेस, जिनका जिससे तकरीबकारी का मकसद है ना, जिसका और कोई का मकसद नहीं है, ठीक है, जो ज़हनी और चीजें वो तो समझ आती हैं। लेकिन वीपीएन्स तो इस काम के लिए अगर यूज हो रहे होते हैं तो फिर पिछले 2 साल पहले भी यूज हो रहे थे, 4 साल पहले भी, 6 साल पहले भी। मेरा तो ख्याल में इसकी जो डायमेंशन है कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, चाहे वो स्टेट है को उससे खतरा है, मजहबी
खतरा है, ये उसके वजह से इसको इतना ज़्यादा ये फ़ोकस में आया है। और उसमें वही वाली बात है कि आप इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज़ बंद करना चाह रहे हैं, रादर देन बाकी चीज़ें, क्योंकि वो बाकी चीज़ें तो नोन है, उनका पता भी है, हमें पता भी है कि हमारा पार्ट इस इसमें फ्रस्ट्रेशन और व्हाटएवर इज़ द रीज़न यहाँ पे लोग एक्सेस करते हैं, लेकिन वो आपने बंद कर देते हैं, आप उनका एक्सेस कम कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, कोई रास्ते में रुकावट लगा देते हैं उस काम के लिए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, जिसने इस चीज़ को नेसेसिटेट किया है, स्पेशली अभी आप देख लें कि यू नो प्लेटफ़ॉर्म्स नए वजूद प्लेटफ़ॉर्म राइट या लेफ्ट को ज़्यादा फ़ेवर करता है, तो नया प्लेटफ़ॉर्म वजूद में आ गया, ठीक है? तो ये तो शायद उसका शख़्साना है ये सब कुछ, और ये बात शायद आम आवाम को इतने सलीफ अल्फ़ाज़ में कोई समझाना भी नहीं चाहता। रीज़न तो ये है, इसमें कुछ खैर भी होगी, मैं किसी अथॉरिटेरियन माइंडसेट से किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, हमें पता है एक ऑनस्लॉट का हमें इश्यू है, वो इंडियन मूवीज़ हम देखते थे तो कहते हैं कि हिंदू तहज़ीब आ जाएगी हमारे यहाँ या लोगों में, वो हो जाएगी। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड में आप किसी भी असर से बच नहीं सकते। आप कोई भी नया फैड ट्रेंड उसको काउंटर करना चाह रहे हैं, तो वो फिर शायद एक और अप्रोच होगी, वो शायद वीपीएन बंद करने से तो हल नहीं होगा मसला। हाँ, ये वो अहम बात है जिसकी तरफ मैं आखिर में आना चाहूंगा। ये आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं, मेरे भी इससे मिलते जुलते दलाइल होंगे। मैं जो बात इंपॉर्टेंट ठीक है। अभी करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ये एक अजीब किस्म का इल्ज़ाम लग चुका हुआ है, बड़ा अर्सा हो गया है, और जिसको हर कोई बगैर किसी तहकीक के जो है ना करता रहता है, रिपीट करता रहता है कि जी पाकिस्तान से तो दुनिया की टॉप लेवल की पोर्नोग्राफिक साइट्स एक्सेस हो रही हैं। पाकिस्तान का नंबर जो है ना वो दुनिया में या तो पहले है या बिल्कुल शुरू के ममालिक। ये बिल्कुल बोगस क्लेम है, बिल्कुल स्टूपिड, और बाकायदा एक साजिश के तहत पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है, और इसकी कोई हुँ, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद ही नहीं है। गूगल इस तरह के कोई, पहली तो बात ये कि स्टेटिस्टिक्स उसके पास होते ही नहीं है। ये स्टेटिस्टिक्स पॉर्न वेबसाइट्स खुद इशू करती हैं, उनसे जब मांगा जाता है तो वो बताती हैं किस मुल्क से कितने लोग आपको एक्सेस कर हुँ, रहे हैं, वो भी अगर उनको पता हो एग्जैक्टली। तो ये इनिशियली जब आया था ना, हुँ, आज से कई साल, मेरे ख्याल से पहले आया था या शायद इससे भी ज्यादा, तो उस टाइम पे भी ये एक ब्लॉग के अंदर एक ब्लॉग राइटर ने क्लेम किया था, और इतना वो स्टूपिड क्लेम था हुँ, कि लोगों ने उस क्लेम को खोल के देखा भी नहीं। उसका क्लेम ये था कि पाकिस्तान, गूगल की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान से सबसे ज्यादा पॉर्न साइट एक्सेस हो रही हैं, और उसने मिलियन में को नंबर भी दिए हुए थे हुँ, स्टूपिड से। और मजे की बात, तो हुँ, फैक्ट्स लिखे हुए थे कि कौन किस किस्म के पॉर्न लोग देख रहे हैं, तो उसमें पहला या दूसरा जो था वो था बर्ड सेक्स का। मतलब आप इमेजिन करें, हुँ, जब कोई बोगस क्लेम ना, तो वो अपने फेस पे इस तरह बिल्कुल औंधे मुंह पड़ जाता है। ये बिल्कुल एक बोगस क्लेम है। आज भी आप जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं पोर्न की, पोर्न हब है और इस तरह के एक दो नाम है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी, उनके स्टेटिस्टिक हुँ, के ऊपर क्लेम्स पड़े हुए हैं कि इस साल के हर हर महीने के मैक्सिमम लोग कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। किसी महीने के पहली 20 साइट्स के अंदर भी पाकिस्तान आता ही नहीं है, इंडिया आता है। जी, और दुनिया को या मालिक जो आप गेस कर सकते हैं आम तो कि अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, ये तो टॉप ममालिक होते हैं जो एक्सेस कर रहे होते हैं फोन को। तो ये क्लेम और ये हमारे चेयरमैन पीटीए की जानिब से आना, इससे बहुत ज़्यादा तशवीश इसलिए है कि ये बिल्कुल उसी तरह का क्लेम है जिस तरह का हमारे एक वजीर ने उठ के कह दिया था कि हमारे पायलट्स के पास तो जो है वो लाइसेंस ही ठीक नहीं है। वो कितना दुनिया में मसला बन गया था हमारे लिए फिर, पूरी जो है वो यस, आपकी फ्रेटर्निटी के लिए, जहाज़ों के लिए। तो ये इस तरह के क्लेम्स बाहर वाले तो चलें करें, तो उसको तो हम जवाब देते रहेंगे। आपका अपना पीटीए अगर इस तरह के क्लेम्स कर रहा हो, तो आपको हमारी जो पार्लियामेंट है, उनको बुला के उसको जवाबदेह करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आके फैक्ट से साबित करें कि आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन साइट एक्सेस हो रही है। ये बिल्कुल स्टूपिड क्लेम हुँ, है, और मेरा ख्याल है जिस दिन भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, आपको पता चल जाएगा कि ये किस कदर नाकिस इल्म की बुनियाद पर लोग ये बातें कर रहे थे चंद ब्लॉग साइट्स के ऊपर। मुझे बड़े लोग मिलते रहते थे, कहते थे कि देखें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी में पहली है, दूसरे नंबर पे आती है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में आता है जी, पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे हुँ, आता है। मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि भैया आपका सोर्स क्या है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। वो आमतौर पे कोई ना कोई ब्लॉग साइट रेफर देते हैं। यार ब्लॉग साइट मेरे और आपकी तरह के लोगों ने बनाई हुई होती है, वो एक बिल्कुल स्टूपिड सोर्स है कोई भी इस तरह के क्लेम करने के लिए। ना किसी ने आज तक इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई रैंकिंग जारी की है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। और ना ही इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में आता है किसी भी इंटरनेशनल जी, रिकग्नाइज्ड पोलिंग एजेंसी के मुताबिक। जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं, मैं सिर्फ़ इस पे हँस रहा हूँ, मैं सिर्फ़ सोच रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई क्लेम किया जाता है, स्पेशली किसी इखलाकी, देखिए इखलाकी पहलू है ना इसका बहुत बड़ा। इससे ये सोचें कि वो वालिदैन जो भी खुद इंटरनेट या उसके इस्तेमाल से नाबल्द हैं, या जो उसके इस्तेमाल को नहीं जानते, वो अपने बच्चों के बारे में कितने शुबूह-शुबहात का शिकार हो जाएँगे। उनके ज़हन में क्या-क्या चीज़ें हम्म, आएँगी, वो ऐसा होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि वो कोई कड़वा घूँट पी रही है, अगर बच्चा उनका कह रहा है कि जी मैंने अपनी असाइनमेंट करनी है, मुझे लेक्चर देखना है, मुझे रिसर्च करनी है। वो बेचारे जो पहले इस चीज़ से नाबल्द हैं, उनके बच्चों को थोड़ा एक्सेस मिल गया है, वो तो उसको भी खराब कर देंगे। वो उसपे पता नहीं क्या कुछ सोचेंगे उनके बारे में। तो इसका बहुत गहरा असर है इस तरह की, जब सरकार की तरफ से इस तरह की बात की जाती है तो लोगों की, हम्म, देखिए अच्छे खासे लोग हिल जाते हैं इस पे। हम और आप तो ये कह सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं कि यार ये क्लेम है कि नहीं है, ये काम कैसे करता है। एक आम बंदा तो ये काम नहीं कर पाता, वो यही सोचेगा उसका बच्चा यही काम कर रहा है, और कहीं गलती से उसको कोई ऐसी चीज़ पता चल गई, उसको मार-मार के उसकी हालत पतली कर देगा और उसकी इल्म का जनाज़ा ये निकाल देगा ये जो वो सीख रहा है। ये एक उसका बड़ा नेगेटिव है, यस, मैं भी इसको मानता हूँ। लेकिन आप वैसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाली चीज भी है इसके अंदर ना, वो ये है कि आप इब्राहिमी अदियान के अगर ममालिक को देखें ना, तो आपको पता चलता है हुँ, कि मजहब को ना इन ममालिक में एक बड़ी अहमियत दी जाती है, जो आमतौर पर दूसरे ममालिक में नहीं इतनी नजर आती। खासकर से मुस्लिम ममालिक हुँ, में और क्रिश्चियन ममालिक में। जूश तो खैर एक डिफरेंट कैटेगरी है, इसलिए तो एक है। तो आप इन ममालिक में अगर देखें तो दीन को एक कुवत हासिल है ना, वो कुवत बड़ी आपको कई दफा मजबूर करती है कि आप दीन को इन द सर्विस ऑफ स्टेट अफेयर्स इस्तेमाल करें। और उसकी वजह यही होती है कि देखिए आप हुकूमत तो ये कह सकती है ना कि हमने फलां चीज को बैन कर दिया है, और होता हुँ, है लोग फिर भी वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उस बैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बेहतर तरीके नहीं होता है हुकूमत के पास। यानी गलत साइट्स को एक्सेस करना बैन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन हुकूमत हुँ, का इख्तियार था। आगे अवाम ने तो जुर्म के मुजरिम बनने से बचना है ना, और मुजरिम वो तब बनेंगे जब पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे। जी, उनको पता है पकड़ने जी, का जरिया नहीं है हुकूमत के पास, तो वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो स्टेट्स को ये ताकत नजर आती है दीन की, कि अगर हम दीन के जाविये से आएंगे किसी चीज को गलत करार देने के लिए, तो वो तो पर्सनल लेवल पे आदमी को रिस्पॉन्सिबल बना देता है ना। तो एक वो बंदा जी, जो आम हालात में ना पकड़े जाने के खौफ से पकड़े जाने के खौफ से कोई काम नहीं करता, और वो कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि पकड़े जाने का खौफ नहीं है, वो भी शायद बाज आ रहा है कि चूंकि अब दीन के हिसाब से एक चीज हराम हो गई है, तो अल्लाह ताला ने इस पर मुझसे सवाल करना है कि तुमने वीपीएन क्यों इस्तेमाल किया था, जबकि उलमा ने उसको हराम डिक्लेयर कर दिया था। तो ये एक ऐसी ताकत है जिसको हुकूमतें वील्ड करती हैं। ये एक बड़ा ताकतवर टूल होता है इन इब्राहिमी अदयान में लोगों के पास। तो मैं स्टेट की इस पॉलिसी को एक मतलब एक नॉन पार्टिजन सेंस से या ए मॉरल सेंस से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है, हुकूमत इस ताकत को भी इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि लोग जो हैं वो अगर कोई अखलाकियात के मैरात रखते हैं, तो वो बेशक पोर्नोग्राफी कहा गया, और उनका असल एम जो है वो सियासी किस्म की गुफ्तगू से उनको बाज रखना है, और नेशनल सिक्योरिटी के इशूज जो है वो पेश नज़र है, जिनको वो क्वेल करना चाहते हैं। तो बहरहाल हुकूमत को ये ताकत विल्ड करने का चूंकि इख्तियार हासिल है, दीन से इस सर्विस में रहा है इन इब्राहिमी ध्यान के अंदर, वो चाहे पोप को इस्तेमाल करते हों, हुक्मरान या बिशप्स को इस्तेमाल करते हों क्रिश्चियन वर्ल्ड में, या मुस्लिम मुल्क के अंदर फुकाहा को और कुजात को इस्तेमाल करते हो लोग, हमेशा से हुँ। इनका बड़ा हैंड एंड ग्लव अरेंजमेंट रहा है। तो वो तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम समझें कि दुनिया में रोका जा सकता है, वो चलता रहेगा आगे भी। और ये एक इमोरल सेंस में अच्छा प्लॉय है जो हुकूमत ने इस्तेमाल किया। देखिए लेकिन आ जाए। सॉरी, मैं कह जी। रहा हूँ कि ये तो एक बड़ा अच्छा पहलू, देखिए ये फ़र्क है कि जो सेंसिटिविटी है वो हाई है, मॉरल चीज़ों के हवाले से, जो इब्राहिमी अदयान जिन माशरे में परवेज़िव हैं, वन वे और द अदर, ठीक है। लेकिन हम्म, इसका गलत इस्तेमाल और उससे अदर मीन फाइंड करने की जो पॉलिसी है, उसने ना लोगों को मुतनफ़िर करना भी हम ये नहीं समझ सकते कि वो रोकने का काम जितना कर रहे हैं, वो मुतनफ़िर जिन लोगों को कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि फिर वो एक, क्योंकि वही वाली बात है कि अ, एक्वायरिंग अ कस्टमर इज़ टफ, ठीक है? और रिटेंशन भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है। ये चीज़ समझनी चाहिए इन्हें कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है भई। इसीलिए रिटेंशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो आपने भगाना नहीं है लोगों को उधर से। अच्छा नियत सब कुछ ठीक है।
रेट्रीब्यूशन, अगर वही वाली कॉन्टेक्स्ट में कोई इस तरह की हरकत उसे पता है कि उसके घर वालों को बता दी जाएगी या पिन पॉइंट कर दी जाएगी, इट हैज एन इम्पैक्ट। बट आपकी बात कुछ पहले आप कर चुके हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ मसला है कि वो कभी भी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है, और उससे फिर यही चीजें जन्म लेती है। तो कहते हैं यार वो रास्ता ना तो 10 लोगों को फिर बताएंगे यार ये रास्ता है, जो शायद ये काम कर भी ना रहा हो उसको भी बता देंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मतलब वही वाली बात है कि वेल थॉट आउट पॉलिसी होनी चाहिए, और स्टेट के पास जो पावर है वो यस अपने स्टेट की अपनी अपनी उसके लिए ओल्ड वो है, लेकिन ये कि मजहब को सब साथ आप लेके चलेंगे तो आपने ये देखना है कि उससे वो जो आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है आपके एक्शन की वजह से, वो कैसी है, वो कितनी हाइब्रिड है और कितनी आपको नुकसान पहुंचा सकती है इवेंचुअली। वही ना, असल प्रॉब्लम यही है ना जिब्रान के, मजहबी लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं अक्सर स्टेट के मकासद हासिल करने के लिए, जिससे होता क्या है कि मजहब को की बदनामी होती है। और हम जैसे लोगों को तकलीफ असल में इसी चीज़ की होती है कि पहले ही इतना मुश्किल है इस दौर में लोगों को इस्लाम के एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाने के लिए, इतना मुश्किल है। तो आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमारे लिए और दिक्कत हो जाती है। और फिर एक क्या कहते हैं, इख्लास के सेंस में भी आप एक जुर्म कर रहे होते हैं अक्सर ना, कि आप एक चीज़ को सिर्फ हीलों बहानों से पुश करके हराम करने की कोशिश इसलिए कर रहे होते हैं स्टेट की तरफ से, अगर आपको कोई डायरेक्टिव आया है या इवन आपने भी अगर ये समझा है, तो जिस तरह के मामलात प्रिंटिंग प्रेस के साथ हुए, जिस तरह के मामलात फोन के साथ हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हुए, उससे एक बहुत ही नफरत का मादा डेवलप हो चुका है इन लोगों में, क्योंकि उनको नजर आता है इतना बड़ा डिफरेंस एक ना, कि ये लोग बिल्कुल ये करते हैं क्योंकि ये कम इल्म होते हैं दुनिया के एतबार से, इनको नहीं पता होता कि ये चीजें ऑपरेट कैसे कर रही हैं, तो ये पहले पूरी कोशिश करते हैं उसको हराम देने की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको पता चलता है उनको कि भाई हम तो इडियट थे और ये चीज उनको गलत जी थी, तो फिर आपको उसको तब्दील करना पड़ता है। तो ये वो पूरी जर्नी है, लोगों को रोकना चाहते हैं, एक तो ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं। दूसरी जो अहम बात है, यानी ये छोटी बात है जिसकी तरफ आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इशारा कर दिया है कि दीन से मुतनफर करने का बायस बनता है सबको। मेरे लिए एक और इसका इशू बड़ा अहम है, वो ये है कि एक बड़ा ही देखिए ह्यूमन कंडीशन है जिसमें हम रह रहे हैं, इंसान की कुछ ऐसी हकीकतें हैं इस जिंदगी की कि जिनके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते ही होते हैं, और उनको रिजॉल्व करने के लिए इंसान के पास कोई डेफिनेटिव टूल्स इंसान आज तक इजाद नहीं कर। उसमें से एक ये है कि अक्सर स्टेट्स की हेजेमनी के खिलाफ जो उनके कुछ गलत इकदाम के खिलाफ अवाम जो बाहर निकल है या जो एहतजाज करती है, उससे हुकूमत को अपनी रास्ते की दुरुस्तगी की तरफ माइल किया जाता है। इसीलिए एहतजाज का हक दिया गया है, जी इसको बेसिक ह्यूमन राइट में शामिल किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में शामिल किया गया है, या जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। मैंने बाज लोगों को देखा इंटरनेट पे कह रहे थे कि नहीं नहीं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में शामिल नहीं है, तो वो शामिल है जी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। आर्टिकल 19 लोग जाके पढ़ लें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, या ह्यूमन राइट्स जो चार्टर है उसका, उसमें बड़ा क्लियरली स्पेसिफाइड है। तो हम उसके सेक्रेटरी हैं, तो अगर तो ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हुकूमत के पास रात होते हैं, वो चीज़ों को क्वेल कर सकती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्टेट्स कोई सी भी हों वो उसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, वो पॉलिटिकल डिसेंट को भी रोकने की कोशिशें करती हैं। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि हुकूमतें ये काम करती रहती हैं, उनको करने दें। दीन को जब आप बीच में इस तरह का लाते हैं ना, उनकी सर्विस में इस तरीके से लेकर आते हैं, उससे एक बहुत अजीब मामला पैदा होता है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इंसान आज तक ये चीज डिस्कवर नहीं कर सका कि इन दोनों चीजों को कैसे मिलाना है, कम से कम दीनदार लोग जो हैं। यानी कि मैं वाकई आज तक नहीं ये गेस कर सका कि ये कैसे पता चले कि कहाँ पर एक चीज खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। यानी हुकूमत जी ने अगर किसी चीज को बैन किया है, एंड मुमकिन है कि वो अच्छे मकासद से बैन किया हो, हमें नहीं पता बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या हो रहा है। आई डोंट नो उनके पास क्या नंबर्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं, और वाकई वो स्टेट को मुश्किल से बचाना चाहती हैं, तो ये अच्छा इकदाम हो सकता है उनके बिहाफ पे। लेकिन दुनिया में जितनी खैर आई है जालिमाना निज़ामों के खिलाफ, वो जाविये से आई है कि उन्होंने स्टेट्स के इन लॉज को ना माना और तोड़ा और फिर आगे बढ़े। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, बाकी जितना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अल्टीमेटली बादशाहों की खत्म हुई और डेमोक्रेसी की तरफ लोग आए, वो सारी इस तरह की मूवमेंट से आई। तो आजकल अब इंफॉर्मेशन के ऊपर पहरे देना नामुमकिन हो गया है। एक जमाना था जहां पर स्टेट्स को ये हासिल था, और बाकायदा हम इसको इंडोर्स करते हैं कि कुरान पाक भी इसको इंडोर्स करता है
कि स्टेट के पास ये ना सिर्फ राइट है बल्कि उसके लिए ज़रूरी है वो ऐसी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करे कि जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू ला सकती है। सूरह निसा की ग़ालिबन आयत 83 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि वइदा जा अम्रुन मिनल अम्न वल खौफ अज़ाऊ बिह, कि इनके पास जब भी कोई अमन या खौफ का कोई मामला सामने आता है तो उसको फैला देते हैं। और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि क्यों ना ऐसा हुआ कि इन्होंने वो बातें आलिमाहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिन्हुम, कैसे लोगों तक पहुंचाते कि जो ये स्किल रखते हैं कि वो मामलात की खरे खोटे को पहचान सकें, उसकी दुरुस्तगी कर सकें कि ये खबर दुरुस्त भी है कि नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हुआ कि ये लोग उन तक पहुंचा देते हैं। और फिर सूरह हुजरात की तो मशहूर आयत तो सारे जानते ही होंगे कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई फासिक अगर कोई खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो, मुबादा कि तुम किसी कौम को कोई नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में उस पे शर्मिंदा हो। तो ये हुकूमत के पास एक किस्म का कुरानिक दलील है कि वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ कदगने लगा सकते हैं। लेकिन ये ब्लैंक चेक नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। ये चूंकि अल्लाह ताला की यहाँ भी इंटेंडेड नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन को रोका जाए, लोगों को अपने ओपिनियन के इजहार से रोका जाए। और दूसरा ये कि ये इख्तियार नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर दिया गया है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़राए अबलाग जो हैं उसमें ऐसी डिस्टिंक्शन कि आप तक ये इंफॉर्मेशन तो पहुंच सके और नेशनल सिक्योरिटी वाली ना पहुंच सके या आप उसको आगे फिर ना फैला सकें, ये डिस्टिंक्शन कम से कम आज की टेक्नोलॉजी की हद तक हम फिल्टर करने के काबिल नहीं हुए। इसलिए किसी एक रिसोर्स को सिर्फ इसलिए कंप्लीटली बंद कर देना कि जो लोगों के लिए हर किस्म की इंफॉर्मेशन का बायस बन रहा हो, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की नहीं, तो उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चूंकि सामने नहीं आ सकी, इसलिए ऐसे इकदाम उठाने से पहले बड़ी दफा सोचना चाहिए। स्टेट हासिल में फिर रिपीट कर दूं कि हम चूंकि दीनदार लोग भी हैं, हम समझते हैं कि तमाम वेस्टर्न वैल्यूज के बावजूद, और हम सिग्नेटरी भी हैं, मगर जो रैशनल कोई लिमिटेशन आप उस पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जहां पर आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रोक सकें। बिल्कुल स्वीपिंग तरीके से तमाम इंफॉर्मेशन को इसलिए रोक देना कि जी इस पूरे फोरम के ऊपर लोग जाके बातें लिखेंगे और हमारी पॉलिटिकली खिलाफ भी होंगी वो बातें, इस चीज के ऊपर सोर्सेस को बंद नहीं होना चाहिए। ये ओवरऑल बात है। लेकिन जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैसे VPN हो गया, जैसे HTTPS हो गया, जैसे और कोई सर्वर्स हो गए, उनको इसलिए बैन कर देना, उनसे तो 1000 काम हो रहे हैं, सिर्फ ये वाले काम तो नहीं हो रहे, बल्कि कितने ही लोग जो हैं उससे कितनी ही तरह की रिसर्चेस भी करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, कंपनीज यूज करती हैं VPNs। तो उसके ऊपर इस तरह का बयान देना या इस तरह की कोई अप्रोच भी होना कि उसको बैन किया जाए मुकम्मल तौर पे, जो कि नहीं कर रही हुकूमत, ये अच्छी बात है, वो कह रहे हैं खाली रजिस्टर करा लें। तो ये मेरे ख्याल से सारे के सारे वो जो मैं समझता था कि लोगों के सामने आए। जी, ये आप सही कह रहे हैं। असल में देखिए बात में यूट्यूब रिसेंट में हुआ था 15 दिन के लिए या कितने दिन के लिए, देखिए वो बहुत सेंसिटिव इशू था, लेकिन इस आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आपने ब्लैंकेट बैन करके क्या कर लिया, फिर दोबारा आपको खोलना पड़ गया। ठीक है, आपको अपने यहाँ वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करना वो एक अलग बात है, भी तो चेंज करना, थोड़े रिसोर्सेज इसमें भी लगाए ना, इसको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपको पता है कंप्यूटर की एजुकेशन मदरसे में भी आ गई है, बताते हैं। एंड वहां पर ये डूज एंड डोंट्स ऑफ टूल्स तो कोई नहीं बताए जाते, कोई सेफगार्ड्स तो नहीं बताए जाते, वो तो सिर्फ बेसिकली आप उसको इनिशिएट कर देते हैं बंदे को। ठीक है, ये आपको एक एसएमएस आ जाता है कि जी फलानी चीज शेयर ना करें PTA की तरफ से, ऐसा मवाद शेयर ना करें फलाना। ये ठीक है, ये इस तरह की एफर्ट्स को कोई मना नहीं करता, लेकिन आप जब तक नेशनल डिस्कोर्स में इन चीजों को नहीं ले आएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एकदम एकदम इसमें पहले कोई डिस्कशन कराए ना, आपको लोगों से बहुत अच्छी राय मिलेगी। हमारे यहाँ इतनी सारी कंपनीज जो कि भी जिनका काम इस तरह चल रहा है कि वो कस्टमर का सर्वर रिमोट है, उसको एक्सेस करने के लिए VPN चाहिए होता है, सिक्योर्ड होता है, नहीं एक्सेस कर सकते, उनका बिजनेस बंद हो जाए। आप पूछे तो सही ना, आप पाशा के हैं उनसे पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, PSEP से कहेंगे जी आप कुछ चीज इंप्लीमेंट करके बताएं। इतनी एफर्ट तो नजर तो आनी चाहिए ना कम से कम, मतलब आपको ये कंसेंसस कोई डेवलप करने की कोशिश तो नजर आनी चाहिए। ठीक है, स्टेट हैज अथॉरिटी, वो तो ठीक है,
बट इट नीड्स टू बी, और ये इसको इस तरह मिसयूज करते करते उसकी असर खो जाता है ना, फिर वो ऐसी होता है कि वो लिफ्ट ही नहीं कराता इस बात को। होता ही है ना, मिसयूज तो जो है मेरा किसी भी इख्तियार को, वो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देती है ना आपके अहकामात की। तो बड़ा स्पेयरिंगली इसको यूज करना चाहिए और बड़ा लिमिटेड यस, तरीके से यूज करना चाहिए। अच्छा ठीक है पॉइंट जी, ये इससे खत्म, पैकअप करें आई आज थिंक के मुझे आप सेशन को। बताएंगे अब। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक पॉइंट मेरे पास है, मैं ये सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि क्या उस पे हम एक अलग लेक्चर कर सकते हैं। मैंने अपनी डिबेट फिर भी देखी है, मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते देखा है जो आप कहते हैं कि जो लोग मतलब नहीं नहीं ये तो इस्लाम नहीं है, वो फिर आपको जिस तरह घूरते हैं पहली बार कि भाई मतलब इसका मतलब हमें घास खिलाई गई है पहले, कि आप कह रहे हैं ये चीज इस्लामी नहीं है, ये जो फलानी राय है या फलानी फिक्र है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इन रवैयों ने जो हाइब्रिड जन्म दिए हैं, जिनको हमें ओन करना पड़ता है, ठीक है, इस पे भी बहस करनी पड़ेगी कि ये क्या कर सकता है कि आप वो क्या लाइन है जिनमें रहते हुए आप जिनसे बियॉन्ड ना जाए, तो फिर ये हाइब्रिड नहीं जन्म लेंगे। ये हाइब्रिड जब जन्म ले लेते हैं तो इनकी लाइफ है, इन्होंने आपको अपनी वो लाइफ पूरी करनी है और तबाही मचानी है, और फिर ये एक्सटिंक्ट होंगे। ये हमारे यहाँ इस मजहब के डिस्कोर्स में बात कर रहे हैं। तो इस पे भी किसी अगर समझते हैं ठीक है, कि इसको इस पे भी, बहस हाँ, के इस पे भी किसी टाइम पे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। या, 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 ठीक है जी, इंशाल्लाह ठीक है फिर, जी, फिर या, इंशाल्लाह। अस्सलाम ऑलराइट, वालेकुम। टेक केयर, वालेकुम अस्सलाम।